बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस खूबसूरत के ड्रेस के साथ जो कि ये मैंने आज पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और बहुत ही स्टाइलिश है। ये है जी फ़िज़ा बोसन का। और हमेशा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फ़िज़ा बोसन के जो है इंस्टाग्राम पे उनका पेज है फ़िज़ा बोसन के नाम से, उसको लाजमी फॉलो करें। वहाँ आप अपने लिए अच्छी अच्छी कलेक्शन देख सकते हैं, पार्टी वेयर हैं, ब्राइडल कलेक्शन है, कैजुअल ड्रेसिंग उनकी बहुत ही आला है। तो आप ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके पेज पर देख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी ज़हूर धरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं साकिस्तान कौमी कौंसिल पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर नादिर मजहर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप नादिर? अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक मैम, हैं? ठीक ठाक है, वेलकम करते हैं यस। अपने शो में आपको। थैंक यू। नादिर से तो हम डिस्कस करेंगे इनकी स्टोरीज़ के हवाले से, इनकी बीट्स जो हैं जिससे रिलेटेड है उससे बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे ज़हूर साहब से। इन्होंने जी साकिस्तान ट्रेन मार्च जो है वो स्टार्ट की है। उस काफिले के हवाले से जानेंगे कौन कौन से स्टेशन हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं ना, हम सूबे के हवाले से हमेशा इनकी एक तहरीक जारी है। और हम हमेशा एक बात करते हैं कि जो हमारा सूबा है होना चाहिए, हमारा हक है और उस हक के लिए तमाम लोग लड़ भी रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इस हवाले से ज़हूर साहब से जानेंगे। ज़हूर साहब, सब तो पहले तो ये दसाओ ना, ये साकिस्तान ट्रेन मार्च जी तुम स्टार्ट की थी ना, क्या मकसद है पिया? जी, बहुत मेहरबानी। पहले मैं शुक्रिया अदा करना रोही टीवी का और ख़ास तौर पे तुहाडा। और मैं चूँकि ई दफ्तर पहली बार आया, ढेर सारे मुबारक थी वन माशाअल्लाह। जिमें रोही चैनल सोना है, इवें दफ्तर भी सोना है और माशाअल्लाह स्टूडियो को भी रंग लगे पेन। और अंदर रहो तो मैं हाँ ठहरेंदे वल पहले तो ये ना कि असा बुढ़े बंदे चार पौड़े चढ़ूं। यकीन करो जेड़ा भी गेस्ट आ रहे वाले यार बड़ा बेहतरीन है भी आके, चलो स्टेज नहीं चढ़ने पौंदी वे बाकी ठीक है। बस मैं असा ढेर सारे मुबारक ॾींदो और ख़ास तौर पे सही सैयद मोहसिन नकवी सही को जरे ओनर रोही टीवी दे कि उन्हें असा कोई था मुल्तान दे विच जरे ना बहुत सोहना जा दफ्तर दिते। हुण तो सा जरे ना सराकिस्तान ट्रेन मार्च उनकी गाल की थी और ख़ास तौर पे मेरे को बहु दिल को राहत थी है, खुशी थी है और कि तुसा कि भी सूबा होना चाहिए। और ये इतने करोड़ा लोगों के नाल नाल पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान इन नाल मुस्तहकम थी से, मजबूत थी से, वफाक मुतवाजन थी से। ये सराकिस्तान ट्रेन मार्च एक मैं दसन चाहना कि सराकी तहरीक कोई 50 साल की जिद्दोजहद है, कोई मकसद पल दो पल की गाल नहीं, कोई निसफ सदी का किस्सा है ना। तो उनके ट्रेन मार्च पहली बारी थींदा पे जी कि साड़ी जमात सराकिस्तान कौमी कौंसल करेंदी पे। क्योंकि इन जिद्दोजहद के दौरान रैलियां भी थिन, मुज़ाहरे भी थिन, एहतजाज भी थिन और एक मकसद लॉन्ग मार्च भी थे। तो ये ट्रेन मार्च जो है ना, ये पहली बार अच्छा, ये थींदा जरा पे। यूनिक भी है ना, हाँ, ट्रेन मार्च तक यूनिक आज तक कहीं ने की थी गए नहीं जै नहीं की हमारे। कहनी तो वही वास्ते दिलचस्पी लोगों की बहु ज़्यादा वध गई है। असा एक कहते रहंदे से पांधी टुरदा जुल मंजिल मिलनी ओड़क तू ए गाल न भूल पांधी टुरदा जुल। तो ये जरा ट्रेन मार्च है, ये 26 नवंबर को सवेरे 7 बजे इतों मुल्तान चो ट्रेन चलती है, थल एक्सप्रेस। और वो रास्ता वेंदी है इतों शेर शाह, मुजफ्फरगढ़, महमूद कोट, वाल सनावा, कोट अद्दू, इवें लिया बकर, कुंदियाँ, मियाँ वाली, मूसा खेल, ये सारे दा सारा रास्ता उनका कोई 13-14 घंटे का सफ़र है। गोलड़ा शरीफ तक पूरा अपना सराकी वसेब है। और इहदे विच कोई 40 स्टाप आंदे इन ट्रेन का ना। तो असां ये कि एक ॾींहं के अंदर कोई 40 जहीं के उत्ते असां वसेब का पैगाम, वसेब की मुहब्बत का पैगाम हर जगह ते पुजावना है और नाल उतां मसैल उजागर करने हर जगह उत्ते। ट्रेन कितें 1 मिनट रुक से, कितें 2 मिनट रुक से, कितें 3 मिनट। और बाज़ जहीं योजा भी हैं जिमें हम कुंदिया है वो जंक्शन है, उतां उतां ज़्यादा टाइम कोई 20 मिनट का उनका स्टाप है, तकरीबन वो आधा घंटा लग वेंदे। तो ये एक इहो जी एक्टिविटी है कि जरा असां मुल्तान तो सराकिस्तान तो एक पैगाम घिनते वेंदे पैसे।
अपने वसेब दे लोगों वास्ते भी, अपने वतन पाकिस्तान के लोगों वास्ते भी, और ख़ास तौर पर हुक्मरान वास्ते भी, जिन्हें ये फैसले करने कि भी अगू क्या करना है। जिमें जो हुण इलेक्शन थी वना लेन और हुण हुकूमत चेंज थी से तो उन्हें पॉलिसियां बनावने तो असां दूं कि इन सारे पॉलिसियां दे विच मतलब सारे सूबे दा सूबे दा जेड़ा मसला है वो लाजमी उन्हां दी नजर च रहे। सही है। अच्छा जी, मजीद भी सारी को जानते हैं, नादिर से जानते हैं। नादिर, सबसे पहले तो हम उर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि शाहरुख आलम का उर्स इस टाइम जारी है, उस हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या इक़दामात किए गए हैं, क्योंकि आप उसको कवर भी कर रहे हो, बताओ इस हवाले से। बिल्कुल जी, जो रूहानी पेशवा हैं, बड़े बरसगीर पाक हिंद के बहुत बड़े बुजुर्ग थे और ज़ायरीन की जो है बड़ी तादाद मौजूद है, ख़ुसूसन जो सिंध से आए हुए लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से जो है काफ़ी सारे ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामात के हवाले से काफ़ी अच्छे औकाफ़ की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं। उसमें आप सिक्योरिटी के देखें तो 1000 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी एहलकार वो ड्यूटी पर तैनात हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर फुल सिक्योरिटी के प्रूफ इंतजाम किए गए। उसके साथ साथ जो ज़ायरीन के लिए जो उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, पूरे मुल्तान से 12 मुख्तलिफ कॉलेजों को जो है वो खाली करवाया गया ताकि उनकी रिहाइश का कोई मसला ना हो, क्योंकि ज़ायरीन बड़ी दूर से आते हैं। आपको पता है कि ट्रैवल करके आते हैं तो उनके लिए रिहाइश सबसे बड़ा अहम मसला होता है। 3 दिन तक ये उर्स चलता है, तो उनके लिए 12 से ज़ायद गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें अलमदार है, वलैसन कॉलेज है, इसी तरह और भी कॉलेज वो उनके रिहाइश के लिए खाली करा दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। वकाफ की तरफ से जो है दरबार पर वज़ू खाने नहीं बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बैतुल खला की सहूलियात थोड़ी सी कम थी, वो भी ज़्यादा दी गई हैं। और साथ साथ जो पीने का साफ़ और ठंडा पानी जो है वो ज़ायरीन को मुहैया किया जा रहा है इन 3 दिनों में। आज तीसरा दिन है, उसका जो है आखिरी दिन है, उस हवाले से जो है ना इंतजामात काफ़ी बेहतर किए गए हैं। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी आते हैं ना तो बड़ा अकीदत और एहतराम के साथ जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत से लोग जो आते हैं उनकी मन्नतें होती हैं, वो उतारते हैं, दुआएं करते हैं, और एक सिलसिला जारी रहता है कि वहाँ पर एक जो है दस्तरखान सजाए जाते हैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस टाइम जो हम देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर कितना काम हुआ है? लेकिन कोई जाहिर सी बात है, सबकी यही कोशिश होती है कि जितने भी लोग आएँ वो पुरअमन रहें और सुकून से रहें, कोई उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो देखें, गवर्नमेंट जो हमारी है उनकी जिम्मेदारी चेक एंड होती है बैलेंस बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल। जाता है ना। आप देखें कि जितने भी खारजी और दाखिली रास्ते हैं, तमाम जगहों पर जो है प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं और बगैर चेकिंग के जो है किसी को अंदर नहीं जाने देती। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से गुजारते हैं ज़ायरीन को, या जो भी कोई शख्स वहाँ पर उसमें शिरकत के लिए आता है। तो 1 किलोमीटर दूर ही जो है सिक्योरिटी चेक पोस्ट बने हुए हैं, जहाँ पर ख़वातीन जो है अलग से अपनी ड्यूटी दे रही हैं, ताकि ख़वातीन भी उनको चेक करती हैं। दूसरे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, SHOs की जो SHO साहिबान हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पर तैनात की गई है। एलीट फोर्स के जो है हमारे नौजवान वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी किस्म की जो है नागहानी उससे बचा जा सके। तो सिक्योरिटी के बड़े ही फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप जीप थल रैली के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि बड़ा एक अच्छा इवेंट रहा, बड़े लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा, रोही की कवरेज भी रही, और एक बड़े इस तरह के इवेंट्स जो है हमेशा वो रहते हैं, जो रेसर्स होते हैं वो स्पेशली उनके लिए तो बड़ा खुशी का एक समा होता है ना, कि वो लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और फिर लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा है, अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, टूरिज्म को जितना हम फ़रोग देंगे उतना हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर इन ट्रैक्स को बेहतर किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए, मेरे ख्याल में तो हमारे लिए तो ये बहुत बेहतरीन है। हमेशा हम दुबई की बात करते हैं कि वहाँ पे डेजर्ट इलाके में जब जाए तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तो अपने आप को बड़ा उस लिहाज से जो है बड़ा फिट रखा है, और तमाम चीज़ें जो है उन्होंने अपनी सेट की हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी करें तो हमारा बहुत अच्छा जा सकता है। वैसे ये इवेंट ओवरऑल कैसा रहा? वहाँ तो आप 3 दिन रहे? जी बिल्कुल, 3 दिन रहे। जी बिल्कुल। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है पाकिस्तान में ये 8वीं थल डिजर्ट जीप रैली का इनेकाद किया गया था, जो कि कोटअदू, मुजफ्फरगढ़ और लिया के जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर ये इंतज़ाम किया गया था इसका। तो पूरे पाकिस्तान से जो नामवर रेसर हैं, जिनमें नादिर खान मक्सी है, शराज कुरैशी है और साहबजादा सुल्तान हैं, उनकी जो है इसमें शिरकत थी। इसके साथ साथ जो ख़वातीन रेसर्स हैं, वो बड़ी दिलचस्प बात है कि मुल्क की 3 ख़वातीन रेसर ने भी शिरकत की, जिसमें सलमा है, दीना पटेल है और रिदा है बड़ी। तो इस तरह ये 4 दिन जो है, 3 से 4 दिन ये सिलसिला रहा है, और काफ़ी जो शायकीन है उनकी तादाद वहाँ पर थी। जनूबी पंजाब के एक थल में आप यकीन करें कि जंगल में मंगल का समा था जब मैं वहाँ कवरेज करने गया, और मेरे लिए भी ऑब्वियसली सी बात है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एडवेंचर था मेरी लाइफ का, और मैंने बहुत इंजॉय किया।
पहले दिन से जो है वहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड हुए जिसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई। दूसरे दिन जो है फिर प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले हुए जिसमें खवातीन रेसर भी शामिल थी, फिर बाइकर्स के मुकाबले हुए। इसी तरह जो चारों दिन हैं मुख्तलिफ जो है सरगर्मियाँ जो हैं वहाँ के शायकीन जो आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से उनको लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए म्यूज़िक गाला भी रखा गया। सिक्योरिटी के वहाँ भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। पूरे जो 3 इजलाक की जो है पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और दाखिली और खारजी रास्ते पर जो है पुलिस को तैनात किया हुआ था। और रेगिस्तान में जब ये गाड़ियाँ दौड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे हम किसी सहरा में ऐसा देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत समा लगा हुआ था और मेला लगा हुआ था जिससे जो है शायकीन अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पर आए हुए थे और इससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए तो, मैं खुद भी इनवाइटेड थी बट मैं जा नहीं सकी। ये बड़ा एक वहाँ पर एक यूँ समझ लें ना कि जब भी ये इवेंट होता है तो वहाँ पे बड़ा मजा आता है। लोग फैमिलीज के लिए साथ आए हुए होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फैमिलीज के लिए हमेशा हम बात करते हैं कोई इंटरटेनमेंट के मौके नहीं है ना। अभी जिस तरह के हालात भी चल रहे हैं तो जब इस तरह का इवेंट होता है, कैंपिंग की जाती है, फिर यहाँ पर जो है एक किस्म का म्यूजिकल जिस तरह हम कह रहे हैं कि इवेंट होता है तो गुलकार आए हुए होते हैं, वो एक अजीब सा समा वैसे होता है। रात के टाइम जो है स्पेशली दिन के टाइम तो ये है कि ना जिस तरह रेसर्स हैं वो अपनी गाड़ियों की तैयारियों में ही लगे हुए होते हैं कि किस तरह से हमने जीतना है इस रेस को। अच्छा जी, इसके साथ तुसा जरूर साहब उन्हें गए क्या नहीं गए तुसा? जी ना मैं इतना नहीं मान सकिया लेकिन चोलिस्तान से पहले असा इतना भी मकसद है। अच्छा, वही रैली होंगी ना ते जिवें तुसां फरमाया देखो ये सारे दू अजीम सहरा है ना। हाँ। एक थल ते एक रोही है और खाज साहब भी बड़ी तारीफ की है कि थल बारूदा पैंडा सारा थीसम एक बिलहांग तो ये एक शौक दा सफर है, मोहब्बत दा सफर है। और साडा थल कोई 6-7 जरे ना अजला तो गुजरते ना उनका टेल इतना मुजफ्फरगढ़ आन बढ़ते और हज़ारा साल दी थल दी एक तारीख है। वल है कि इथों दे जरे थल दे लोग हैं उन्होंने को कोई इस तरह का जरा ना सहूलत कहने कोई इंटरटेनमेंट या चोलिस्तान थींदे वो भी अच्छी गाल है, इतना थींदे वो भी अच्छी गाल है। लेकिन असा ये कहते से कि इधर नाल नाल जरा वो खुद जरा मकामी लोग हैं या जरे मकामी मसनूआत हैं, ख़ास तौर पर हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी तो उन्हें दी भी कोई नुमाइश होनी चाहिए। मकामी लोगों को भी थोड़ा जा जरा ना कोई आमदनी थी होनी चाहिए, कोई जरिया बनना चाहिए। और जीप रैली अच्छी गाल है ते लेकिन जिवें हुण तुसां जिक्र खुद कीते कि भई अरब दे सहरा दे विच जरा ना उठां उठें दा भी जरा ना मेल थींदे और उठें दी दौड़ भी थींदी है। असां कहंदो कि इत्थां भी जरा ना उठें दा भी थी होना चाहिए। हुण ख्वाजा साहब ने रोही को जरी पेंट कीते तो उहदे विच उठें दा जिक्र कीते कि भई नाज़ो जमल जमील वतन दे नाज़ो जमल जमल उठ को कहंदन नाज़ो जमल जमील वतन दे राही राहंदे राह सजण दे होमन शाला नाल अमन दे गोशे साडे हां दे है। तो ख्वाजा साहब ने उठे को भी दुआ दी है, मोहब्बत दी है, आखे अपने हां दा गोशा आखे। तो इस तरह के भी इवेंट जरे मकामी तहजीब सकाफत कल्चर दे नाल रिलेट होवन जरूर थी होने चाहिए। और खास तौर पे और देखो ना जनूबी पंजाब है सारा अपने उनदे च आवे दे वो एक ज्यादा निखर के ज्यादा खूबसूरती वसे बखेंदे से सराकिस्तान खेंदे से एक मैं भी गुजारिश की वञा कि बहुत सारे साडे इलाके जरे ना पंजाब दे जनूब विच नहीं आंदे ये क्योंकि एक सरकारी टर्म ना बढ़ाई हुई है। लेकिन असा क्योंकि साडा अपना वतन है उनका अपना नाम है एक शनाख्त है। और खास तौर पे मैं तो ये भी आखे सा कि भाई जितना थी सके उतना चोलिस्तान होवे या थल होवे उतना दे लोगों को सहूलत मिलना चाहिए और खास तौर पे उतना तालीम। अच्छा, उन लोगों की भी हिम्मत है वैसे कमाल है कि वो लोग उन जगह ते रहने पे हजारा साल तो उना दुख भुख त्रेह और मौत तक दा मुकाबला किते अपनी धरती को छोड़या नहीं। चोलिस्तान वाले पासे देखो ना पानी दा कितना मसला थिया भाई वो बहुत ज्यादा। अच्छा, उन हवाले नाल भी गाल करे ने। नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ टुडेज वेदर। जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मौसम कदरे तब्दील हो चुका है। आज तो अलल सुबह से ही मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से खुश्क सर्दी की शिद्दत में तो नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है लेकिन आज सुबह सवेरे से ही ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो जारी होने के साथ ही सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो नवाह का 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक
जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रात गए और सुबह सवेरे के औकात में दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आती है और सर्दी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आता है, लेकिन दोपहर के औकात में सूरज निकलने के साथ ही मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। और आम रूटीन में ये भी देखने को नज़र आ रहा है कि शहरियों ने अपर स्वेटर्स और जर्सियां तो निकाल ही ली हैं, लेकिन दोपहर के औकात में शहरी सूरज की रोशनी में बैठना भी पसंद करते हैं और इंसान को काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस होता है कि दोपहर के औकात में जब सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंसान खुशगवार फील करता है। हवा में नमी का तनासुब भी मौसम की तब्दीली के साथ ही कदरे ज़्यादा और कदरे बेहतर है, जो कि आज भी 90% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर और गिरदोनवा का गुज़िश्ता कई बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और ऐसा मौसम वाकई जो है अभी नवंबर का एंड है, लेकिन नवंबर के एंड में भी हम देख रहे हैं कि गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। दोपहर में अच्छी खासी गर्मी होती है और शाम को जाके कहीं मौसम जो है वो बेहतर हो जाता है, खुशगवार भी होता है। जाहिर सी बात है, लोगों ने जो है वो काफ़ी इस हवाले से, जिस तरह हसन बता रहे हैं कि स्वेटर्स और अपर्स निकले हुए हैं, लेकिन ये स्पेशली बाइक वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, उनको सर्दी लगती है ना। लेकिन ये कि शाम के टाइम काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, रात भी ठंडी होती है, लेकिन सुबह भी ठंड होती है, लेकिन उसके बाद दोपहर का मौसम जो है वो अभी तक गर्मी जो है ना, शुआएं पड़ जाती हैं बड़ी जो है ना बड़ी शुआएं पड़ रही होती हैं, कवर कर रहे होते हो कि तुम्हें तो ज्यादा गर्मी लगती होगी। ऐसे ही रात को पक्खा चलाना पौंदे बाज वेले और इवे लगदा है कि भी शायद पाला मुक्की ना वने, क्योंकि पहले तो हुण जेरी सर्दी है पाला ठंडे ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ थी वेंदी है अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੰਬਰ, ਚਲੋ ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਲਾਈमेट चेंज ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਕੂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਉਣ। ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ में बस ही आदे मेहमान के तौर पे आनी नहीं 1-1.5 महीने वास्ते वो लोग गायब थी वेंदियां। अच्छा असां तो बड़ी शिद्दत नाल इंतजार करे दे पे कि अच्छा यार सर्दियां आसन कोई थोड़ा जिहा मौसम ज्यादा सर्दियां को एंजॉय करेसू, लेकिन सर्दियां वाल बस अक्सर मैं अपने ओवरकोट जो है ना ऐसा रखती हूँ यार, अच्छा कभी तो आएगी हम ओवरकोट में पहने के, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाता यहाँ मुल्तान में स्पेशली। अच्छा जी है नहीं आज इंशाल्लाह तो पावना पहुंचे वो तो सब इंतजार में बैठे हैं। अच्छा कोई दिसंबर जनवरी दो तो है ना महीना। हाँ लेकिन देखो ना पिछली दफा जून इच तक ओले बरसते रह गए। देखो असा मौसम जरा चेंज है पिया हुआ, सही में लगता है यार जून के महीने बारिशां ते जून के महीने इतनी तारा अच्छा खुशगवार मौसम आई, लेकिन हुण देखो हुण नवंबर दे एंड तक भी असा हाली गर्मी को जरा फील करे ले पे। चलो अगर कहते कि मजेदार सर्दियां दे तो वैसे ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा थी वेंदे। अच्छा वह साग आ गया, स्वांजना इन्ना है ना, सर्दियां दी सौगाता भी तो है ना, सारी ट्रेडिशनल सारी चीज़ां। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि तुस याद करा दिते ते असां हर साल जरा ना 1 जनवरी को सराकी फूड फेस्टिवल करेंदे रहंदे से। अच्छा ते रोही दा साको खास तौर पे तावन हासिल होंदे रोही मतलब कि जना पूरा कवर करेंदे। इस साल भी तो कांठा भी है, दावत भी है इंशाल्लाह टी हाउस दे विच सराकी फूड फेस्टिवल होसे उनदे विच सराकी जरा ना खावन जिवें तुहां के सुहांजना क्या बात है, मकई की रोटी, सरसों का साग और साथ में मक्खन मतलब मेरे पूरे माहौल बना दिया। अच्छा दही लौकी में तो साग बनना शुरू भी हो गया और तूने जो है ना 1 महीने के लिए खा भी चुके से है। अच्छा बड़ा मजा आंदे देहात तुसा वनो तुसा तंदूर दी रोटी खाओ स्पेशली, और जेडी एक तो तंदूर दी जेडी आजकल असा, लेकिन जेडी तंदूर दी रोटी था दही इलाके च बनाई वेंदी है ना कमाल। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, इशफाक साहब है हमारे साथ। हाँ जी नौरीन कैसी है बेटा, आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएंगे। सराकी की गाल करने, सराकी की गाल कर देती है, सराकी बड़ी प्यारी आवाज है बड़ी माशाल्लाह, सराकी बड़ी रवानी नाम सब बोले बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। सराकी ज़बान के बारे सराकी ज़बान के बारे आख्या गया ये इवें है कि जिवें तेज धुप दे विच सख्त गर्मी दे विच अचानक मौसम तब्दील थी वे ते बारिश के कतरे जो जमीन के उत्ते ढालन मिट्टी दे विच जेडी भीनी भीनी खुशबू कमाल मुशावत दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सराकी बड़ी मिठी ज़बान है, पूरे पाकिस्तान में जिसको बड़ा पसंद किया वेंदे और खास तौर पे कराची दे विच पुरअमन लोग सराकी को आख्या वेंदे। जी बिल्कुल। सिंध दे विच और ये सारी बड़ी प्यारी ज़बान है जो है सही शाकश आबादी अपने कलाम फरमेंदन
मेहनत कर ते मेहनत दा सीना जाड़े खुदा जाने, खुदी बाबान के रक्षा हवा जाड़े खुदा जाने। बहुत प्यारा मैसेज है उन्होंने एक, और सारे सरायकी दे इन्हें समझो बदौरी बेटा अलामा इकबाल है। ते भाई साहब आए बेटे, मैं सॉरी ना ना नहीं पूछ सके नाल ज़हूर दरेजा साहब ज़हूर दरेजा साहब इन सारे नाल दरेजा साहब बिल्कुल बिल्कुल सरायकी ज़बान देते बड़े हामी माशाअल्लाह। एक मैं फिक्र मेरे को थोड़ी सी थी है नौरीन बेटा, मैं दरेजा साहब नाल भी अर्ज करे वो ये कि अक्सर जो है ना हुन खास तौर पे मैं अपनी फैमिली की गल कर रहा, मेरे बाला ने उर्दू बोलना शुरू कर दी, मेरे बाला ने मेरे पोते नाल नवासिया नाल सारे नाल ते मेरा दा बन गया हूं, उन्होंने उर्दू बोलना शुरू कर दी है ते वो बाल भी उर्दू बोले हुन आने वाली नस्ल सारी जो उर्दू बोले नहीं आती। मेरे को ये डर लगदे कि 40-50 साल के बाद सारी सरायकी जगह बहु खत्म होती वने, क्योंकि सारी जी आने वाली नस्ल उन्होंने उर्दू बोल दी है। सारे बाद वाले सरायकी कितने खुदा ना खासा नकूश ना छोड़ वजे अपने छोटे छोटे सही इहदे बारे तुसा क्या फरमाते हो दरीजा साहब दे लाल गुजारिश ठीक है क्या मैसेज देसो? ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपकी कॉल का। हम आपके इस सवाल का जवाब दरेजा साहब से जरूर लेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, कॉलर थे हमारे साथ ब्रेक से पहले इशफाक साहब, और उनका कहना था कि जी हम सराइकी हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली हम यही कोशिश करते हैं कि उनको अपनी ज़ुबान जो है वो उर्दू में ज़्यादा बात करें, ना कि सराइकी में या पंजाबी में बात करें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे मेरे ख्याल में ज़ुबान कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसकी अहमियत वो हमेशा जिंदा रहती है। बिल्कुल, ज़बाना तो मकसद है कि नहीं मर सकते, खास तौर पर वो ज़बाना जरा धरती दे ज़बाना हो। देखो असा ही मुल्तान दी हज़ार सालें दी तारीख है, तुसा देखो कि भाई इतना दौर रह गया फारसी दा, अरब हुक्मरान रह गए ते उन्हें लागू किते दफ्तर दे विच स्कूल मदरसा हर शा, लेकिन वो चले गए तो ज़बान ही उन्हें दे नाल चली गई। लेकिन सराइकी जरी है वो मोले भी जिंदा है, वल अंग्रेज है वल उन्हें था नाफिज की, लेकिन धरती दे ज़बाना जिंदा रहंदन। और ख़ास तौर पर इशफाक साहब को तो मैं सलाम पेश करे सा कि उन्हें बहुत अच्छी सोच है कि असा कहते से अल्लाह अल्लाह बोल सराइकी, मिठड़ी बोली बोल सराइकी। तो खास तौर पर मैं उन्हें की गाल को बई अगू तो गाल करें कि कम अज़ कम रियासत को कि जी इब्तदाई तालीम है वो माँ बोली दे विच देनी चाहिए। पूरी दुनिया के माहिरीन तालीम का इन गाल दे उत्ते इतफाक है कि बाल को उनकी माँ बोली दे विच तालीम दो, वो सराइकी होवे, पंजाबी होवे, सिंधी होवे, पोठोहारी होवे, बलोची होवे, पश्तो होवे, बरावी होवे, जितने भी ज़बान हैं उनको ये अल्लाह की तख्लीक हैं और जिंदा रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर अल्लाह से खुद कुरान मजीद फरमाए कि मैं हर पैगंबर को उनकी ज़बान दे विच भेजे ताकि वो पूरा उनका अबलाग कर सके और उतना को दस सके। तो ज़बाना अल्लाह ताला की तख्लीक और ख़ास तौर पर अल्लाह से मकसद खुद फरमाए कि शऊबन व कबाइल तारफ़ू कि तेरे कबीले कुंभे मुथरी सुञाण वास्ते हैं। ज़ाहिर मकसद है कि जरे ना जरे जितना मुख्तलिफ कौम हैं उन्होंने ज़बाना भी मुख्तलिफ हैं, तो ये अल्लाह की तख्लीक है। और इशफाक साहब की गाल दे नाल मैं तईद करे ना कि कम अज़ कम अपनी औलाद नाल कूड़ ना मारिया वने, बाल भावें सारे ज़बाना सीखें, उर्दू भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, बिया ज़बाना भी सीखें, अपनी ज़बान भी आनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़बान को मकसद सीखना नहीं चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको अख्तियार करना चाहिए और उनको लाजिम रखना चाहिए हर घर के विच। अच्छा, ऐसे उन्हें ब्रेक की गाल करें पे ऐसे कि मैं अक्सर बात करती हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, जब हम मदर की तरफ से देखें तो स्ट्राइकी हूँ, तो मतलब दोनों ज़ुबानें आती हैं। आपने उर्दू में भी बात करनी है, लेकिन आपको दोनों ज़ुबानों पे भी जो है ना वो मैं कहती हूँ कि आपका होना चाहिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करें या आप कभी ददियाल में जाएं या आप ननियाल, तो ये मिक्स अचार जो बंदा बन जाता है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको अपनी ज़बान आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही है ना, पंजाबी भी आती है, सराइकी भी आती है और फिर साथ साथ उर्दू भी, तो तमाम ज़बानों की अपनी अपनी एक अहमियत है। ज़बान का इजहार का वसीला और खास तौर पर मोहब्बत का इजहार का वसीला है।
और ये आने चाहिए और इन्हें दी तरक्की थी होनी चाहिए, इन्हें दी प्रमोशन थी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हम अक्सर बहुत देखते नहीं ज़रूरी कि है। जिस तरह हम अक्सर बाहर के ममालिक को भी देखें, चीन है तो वो अपनी जुबान में बात करता है, जी। जब भी वो उसने अपनी बात करनी होगी वो अपनी जुबान को अहमियत देता है। जी, तो हम अगर बाहर भी जाएं, हमारे लिए तो खैर हम हर चीज़ को कहते हैं कि जाहिर सी बात है, जदीद दौर है, उसमें आपका कंपटीशन भी बढ़ चुका हुआ है, आपने अपने आप को उस मुताबिक भी ढालना है, आपको तमाम वो चीज़ें आनी भी जी। चाहिए, ये ज़रूरत भी है इस वक्त की। लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़ुबान को जो है उसमें भी आपको अपना जो है ना अबूर भी हासिल होना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। वाकई हमारे कल्चर जो है, हमारा बिल्कुल। सकाफत जो है, उसको हमें उजागर हम खुद ही कर सकते हैं ना, बिल्कुल, उसको जिंदा भी हमने जी, खुद ही रखना है। जी। अच्छा, इसके साथ ही मजीद बात करेंगे, जो है ना हम बात करते हैं एक्सरसाइज के हवाले से। एक्सरसाइज के हवाले से हम इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, कितनी रिकवरी हो चुकी है, और जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं उनके हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी बिल्कुल। कि क्या क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन के अभी तो एक नया एक डायरेक्टर को तैनात किया गया है। पहले थे भल्ली साहब थे, उसके बाद अब नए आए हैं अब्दुल्ला खान जिलवानी, उनका गुजरात से ट्रांसफ़र हुआ है। तो एक्साइज के लिए ये बड़ी अच्छी एक बात है कि जो अब्दुल्ला खान की वहाँ भी काफ़ी अच्छी खिदमात रही हैं, और तो मुल्तान में उनको ये दोबारा से ये जो चार्ज मिलना, मैं समझता हूँ कि एक्साइज के लिए बड़ा बेहतर इक़दाम है। आते ही जो है अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी, जितने भी मसाइल थे साइलिन को, इसमें गाड़ियों की कापियाँ लेट हो रही थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, ट्रांसफ़र रुके हुए थे, तो उन्होंने आते ही फ़ौरन उस पर एक्शन लिया और अहकामात जारी किए अपने स्टाफ को कि जो भी साइलिन है उसको इंतज़ार ना करना पड़े और फ़ौरन से जो है उसके मसले हल किए जाएँ। इस दौरान मुझे भी भेजा गया 2-3 दफ़ा, मैं कवरेज करने के लिए गया एक्साइज की दफातर में, वहाँ साइलिन से मेरी बात हुई। साइलिन को यही मसाइल थे कि आते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, तो इसका कोई जो है बेहतर हल। तो अब्दुल्ला खान ने जो है डायरेक्शन दी है कि कोई भी साइलिन को अगर कोई मसला है, अगर कोई उनका जो मातहत अमला उनका काम नहीं देता, तो आप डायरेक्ट मेरे पास भी आ सकते हैं, जो मेरे ऑफिस के दरवाजे हैं वो साइलिन के लिए खुले हर वक्त। तो ये उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और एक्साइज में इस दफ़ा जो रिकवरी हुई है, लास्ट होल्ड अप, हर हफ्ते आपको पता है कि होल्ड अप नाफिज किया जाता है, जिसमें जो शहर के मुतअद्दिद जगह हैं वहाँ पर एक्साइज अफसरान होते हैं, वो ड्यूटी देते हैं, जिसमें गाड़ियों को चेक किया जाता है, जिन गाड़ियों को टोकन टैक्स जो है वो अदा नहीं किए होते या जो जाली नंबर प्लेट्स लगाई होती हैं उनको रोक कर चेकिंग करते हैं प्रॉपर, उनका वहाँ पे चलान करते हैं, और टोकन टैक्स भी जो है वो भी जो है अदा करवा के हमारे जो कौमी खजाना है उसमें रेवेन्यू में। अब जो लास्ट टाइम जब मैं कवरेज करने के लिए गया तो बोसन रोड पर जो है इनका नाका लगा हुआ था, आरिफ नियाजी इंस्पेक्टर था वहाँ पे मौजूद। तो सारा दिन की अगर कार्रवाई की बात करें तो तकरीबन 211 गाड़ियां जो हैं वो डिफाल्टर निकली, और उनकी जो चालान किए गए उसमें तकरीबन 165 गाड़ियों के चालान किए गए, और जो हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा हुआ उसमें 20 लाख तक जो है रिकवरी अमाउंट। आप देखेंगे कि जो टैक्स है ये हमारा कौमी फ्रीज है, लेकिन जो शहरी हैं वो टैक्स अदा करने में इतनी या तो गफलत करते हैं या जानबूझकर जो है कानून आइन का जो एहतराम नहीं करते। तो जब टैक्स इकट्ठा होता रहता है पूरे साल का, तो एक गाड़ी पर 20-30 हज़ार टैक्स अदा करना पड़ता है, तो फिर वो इंस्पेक्टर आने उनको मौके पर उनको रोकते हैं, फैमिलीज के साथ होते हैं, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शहरी हैं उनको बड़ा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है कि जो आपका टैक्स है आपके ज़िम्मे गाड़ी का, आप रोड पर निकलें, अपने व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना टोकन टैक्स आप बर वक्त अदा करें, ताकि आपको जो है फिर रोकें, फिर आपकी चेकिंग करें, फिर आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो ये जो है शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो टैक्स है वो बर वक्त अदा करें। अच्छा, ई पे जो है वो एक एप्लीकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, उस हवाले से भी बताइएगा कि वो किस तरह लोगों को मुस्तफीद कर रही है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। देखिए दुनिया जो है जिद्दत के साथ साथ जो है वक्त के साथ जिद्दत भी होती है, तो चीज़ें में बड़ी मॉडर्नाइजेशन आई है। आप इदारों में देख लें, अब वो जो पना सिस्टम था वो चेंज हो चुका है, कंप्यूटराइज दौर आ गया, अब तो सॉफ्टवेयर बन गया हर तरह से। तो एक्साइज के जो डीजी हैं उन्होंने भी जो है 2 साल पहले जो ये सिस्टम प्रॉपर एक लॉन्च किया था, ऑनलाइन सिस्टम कर देता हर चीज़ को। उसमें जो है अब शहरी जो है घर बैठे अपना टैक्स भी जो है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, ई पे एप्लीकेशन, उसमें आप अपना टोकन टैक्स भी अदा कर सकते हैं, अपने जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी अदा कर सकते हैं, अपने हर तरह के जो है मामला टैक्स के हवाले से आपको उसमें प्रॉपर गाइडलाइन भी दी जाएगी, और आप एक अपने डिजिट जब इंटर करेंगे गाड़ी नंबर, तो आपके ऊपर पूरे जो वाजिबुल अदा रकम है वो भी आ जाएगी। तो पहले जो होता था कि शहरियों को जाके लाइन में लगना पड़ता था टैक्स भरने के लिए, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस वो घर बैठे जो है वो उसको टैक्स को अदा कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें मोबाइल में, आप वहीं बैठ के अपना टोकन टैक्स पे करें और आपको जान छुड़ाएं, आपको दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक नया सिस्टम जो है ई पे एप्लीकेशन का जो है एक्साइज ने मुतारिफ कराया है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। और जो इसमें एक अहम बात है वो ये है कि शहरियों को
5% जो है डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, यानी कि आप अच्छा। टोटल रकम जब आप दफ्तर में जमा कराएंगे या जब आप ई पे एप्लीकेशन के जरिए जमा करवाएंगे तो उसमें आपको 5% डिस्काउंट भी देगा। तो मैं समझता हूँ ये एक्साइज का बड़ा अच्छा जो है जिद्दत की तरफ जा रहा है। अच्छा, कोई इस सिस्टम के हवाले से कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही? जाहिर सी बात है कि सिस्टम को चलाना और फिर उसको इंट्रोड्यूस कर, उसमें भी काफ़ी बिल्कुल मुश्किलात आ जाती हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि हम चाह तो रहे होते हैं कि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो जदीद हों, टेक्नोलॉजी का भी हम सही इस्तेमाल बिल्कुल। करें। तो उस हवाले से कोई सिस्टम में तो कोई खराबी या कोई लोगों को तो नहीं इस हवाले से कोई मुश्किलात? जी बिल्कुल, आप सवाल बजा है। शुरू में जो है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम था अपडेट हुआ था उसमें 70% तक जो है मामला क्लियर हो गए थे, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्किंग कर रहा था। लेकिन जो आईटी सिस्टम है थोड़ा सा वो थोड़ा सा बैठ गया था, क्योंकि एकदम से जो है ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ था। तो अब जो है तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो मामला क्लियर हो गए हैं और सिस्टम भी जो है बेहतर काम कर रहा है। अब काफ़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रही हैं, गाड़ियों के नंबर भी लग रहे हैं। तो अब फिलहाल तो कोई इशू नहीं है, अभी चल रहा है सिस्टम से। सही हो गया। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करते हैं धीरज साहब। जो हम एक ये ट्रेन मार्च की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से स्टेशन है, कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा इस हवाले से भी डिटेल से बताइएगा। मैम जरा ट्रेन मार्च है हाँ, असां सबको दावत ॾिठी है और ठीक है। ख़ास तौर ते ये है कि भी जेड़े भी जमातां सराकी सूबे जा हामी आहिनि, ई वसेब दी महरीमी को ख़त्म करण जा हामी आहिनि, वो असांजे नाल थी वञनि, हिक ॿिए दे नाल टुरूं। और काफ़ी जेड़े दोस्त हैं उन्हां को अपने रजिस्ट्रेशन दे विच सभु नाम भी लिखवाए और नाम भी होसन। वल ये है कि बाकी जड़े हैं असा को मुख्तलिफ स्टेशन के उत्ते वो नाल सगू चयन करे सन। कुछ साढ़े नाल लगू काफिले दे नाल टुर पौसन और कुछ उथा मकसद है कि वेलकम आखते जरा ना एक पैगाम दे ते चले वैसन। तो ये एक सिलसिला इंशाअल्लाह ताला सराकिस्तान दा सराकी वसेब दा अच्छा, ये इस्लामाबाद तक जड़ा है जा इस्लामाबाद तक वैसे वल उनके अगू प्रोग्राम है। वल असां बे जाड़े उथा इस्लामाबाद प्रेस क्लब दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है, कि भाई वसेब को कितना महरूम रखा गया और वसेब दे नाल वादा क्यों पूरा नहीं किया गया। और खास तौर पर हुण राणा सनाउल्ला साहब रात टीवी दे उत्ते बैठे हैं तो उन्हें कहा कि असां जनाब सूबा बड़ेसूं, असां ही 2 सूबे की करारदाद असाड़ी जमात ने मंजूर की है। लेकिन सवाल ये है कि तुसां 2 सूबे की करारदाद की और तुसां आख्या कि असां सूबा बड़ेसूं, उनके बाद 2013 के इलैक्शन तो 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 अक्सरियत मिली, इन बावजूद तुसां सूबे का ना ना चाहता। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने तो ये तक बयान दे दिता कि जनाब असां सराकी सूबे की तहरीक को दफन करायूं। तो इन साड़ी मकसद है कि बहुत दिल आजारी थी इन वसेब के लोगों की। वल यह है कि राणा सनाउल्ला साहब जो टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे करेंगे हैं उन्होंने समी गिलानी साहब जो साढ़े अहमदपुर शिरकिया दिन और मखदूम मुबीन साहब जो लियाकतपुर दिन और शेख फयाज साहब जो खानपुर दिन नाल बैठे हैं, तो उन्हें कोई गाल भी ना की। तुसां गाल करो कि भाई साडे नाल वादे क्यों पूरे नहीं थे, सिर्फ साकू लॉलीपॉप क्यों दिते वेंदे, साडा सूबा क्यों नहीं बढ़ाया वेंदा। ये वसेब दे लोगों कोई अलग मुल्क तो नहीं मंगया। ये सारे वसेब दे लोग कितने मुहिबे वतन हैं कि वो पाकिस्तान दे नाल रहना चाहते हैं, आईने पाकिस्तान दे नाल रहना चाहते हैं, वफाक पाकिस्तान दे नाल रहना चाहते हैं। वल हुन को ई तो महरूम क्यों रखा वेंदे, जबकि सूबे का वादा सारे करेंदन और सूबे के नाँ से वोट घिंदन। इवन मकसद है कि जरी पिछली हुकूमत है उन्हें भी सूबे के नाम से वोट की था और 100 डी का तहरीरी खैर मैं राजी शायद लोगों को ना एक बड़ा आसान या एक हरबा है कि लोगों को वोट घेने ना ते ए इवे दुख दी राग दे वसेब दे लोगों को गाला भोला समझते जहन्ना भाई ये ना करो। देखो कि ई वसेब दे लोग मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान को सब कुछ देते और मुल्क तक असां देते हैं। रियासत भावलपुर पाकिस्तान को देती है और ई धरती दे उत्ते बढ़िया खड़े। तो ई धरती अपने लोग अपनी धरती नाल मिट्टी नाल वसेब नाल पाकिस्तान नाल मोहब्बत की है और उन्होंने को उन्होंने सिला मिलना चाहिए, सूबा मिलना चाहिए। और मैं जिवें तफसील दसेंदा पिया कि असां दूजे जाड़े उथा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेसूं। वल उनके बाद शाम को उथा PNCA नेशनल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट बहुत बड़ा उता आर्ट्स काउंसिल है, उनके साडा 23वां सालाना झोंक मेला हो से। सही। अच्छा, इन झोंक मेले के हवाले नाल लाजमी गल करिए। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, झोंक मेले के हवाले नाल गल करन दे पैसे जी हाँ जी और आखदन है मेला झोंक सराकी दा मैं मेला देखण वेसाणी, मैं गासां गीत सराकी दे मैं नचसां लोक नचे साणी। ये एक असां जिथां साडा एक एहतजाज चलदा पे, साडे मुतालबात चलदे पे, उतां असां मोहब्बत की भी गाल करेंदे से, कल्चर की भी गाल करेंदे से, ज़बान की गाल करेंदे से, अदब की गाल करेंदे से। ये इस्लामाबाद विच 23वां
सालाना झोक मेला है ठीक और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥਾਂ ਗਿਆ ਇੱਕ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੈਣ ਉਹ ਨਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਰਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਉਰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ असां जिथां भी गए सारे वसेब के स्टूडेंट और वो रात की तैयारियां करेंदे पे कि मुहब्बतां देवन वास्ते ये भी एक जरा ना उहदे नाल अटैच एक साडा इवेंट है और वो इंशाअल्लाह ताला वो भी कामयाब थी से और ये सारे गल ही वसेब दे सराकी वसेब दे लोग साबित किते कि सराकी वसेब दे लोग इंसान नाल मोहब्बत करेंदे और इंसानियत नाल मोहब्बत करेंदे इंसान दोस्त हैं हर जगह दे उत्ते मोहब्बतें दा पैगाम पुजंदे और अगर मकसद है कि उन्हां अगर कोई हकूक दी भी गाल करनी है तो वो भी अपने प्यार मोहब्बत नाल करने कि नहीं भी अज तक कोई कहीं दुकान दा शीशा तक नहीं टुटा तो यही वसेब दे लोगों दा मैं हुण गाल करेंदे बैठे हैं नादिर मजहर सिंह माशाअल्लाह नौजवान रिपोर्टर हैं नौजवाने ते तां साकू बहु आस उम्मीद है तुसां साडा मुस्तकबिल है मुस्तकबिल दे कह देवे तुसां ही सारा कुछ संभालना है जिवें हुण उर्स मुबारक दी गाल थी ये 700 डावां उर्स है और 700 दा क्या सदियों तू ये मोहब्बत दे जमजमे बखरे निकलने सारे बुजुर्गान दीन लेकिन जिवें हुण इन्हां दसे कि भाई कॉलेज बंद करा दिते गए स्कूल बंद करा दिते गए कोई 14 तादाद दसी तो असा कहते से कि तालीम का एक पल भी जहन नहीं होना चाहिए जबकि महकमा औकाफ को बहुत सारे वसाइल है और हमेशा नहीं जबले और थी ना तो यार ये स्कूलों को खाली करे ने ज्यादा तो मोस्टली ये होंगे कि स्कूल मसाइल भी पैदा थींदे खास तौर पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और मकसद है उन्हां दे वाले साहब मखदूम सजाद कुरैशी साहब भी गवर्नर रह गए इक़्तिदार दे विच रह गए तो कम अज कम उत्ते जगह भी मौजूद है हुण ही किले दे उत्ते पता नहीं कितने तजावजात बाकी तो आ गए तो जबकि जरा कुछ जरा मकसद वास्ते है ज़ायरीन को उतना सहूलतां होवन उतना उन्हें जरा न रिहायशा होवन कंप्लैक्स होवन उठण बहण दी और ख़ास तौर पे ये भी थे कि सजादगान ने खुद दरबार दे ढेर सारा हिस्सा अपने घर दे नाल मुंतकिल कर गए तो सारी एक्टिविटी इत्थां थी होनी चाहिए वो भावें ज़ायरीन या रिहायश उठाने बहाने वो तो लास्ट टाइम ही दिखाई जो लेवर्स थी आई तो क्या क्या वो वाले हालात थे या नो वाले सारे नहीं अब अफसोस थींदे तो ये है कि भाई हूँ तकद्दुस को बहाल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे तुम देखो कि भी मुल्तान की क्या आजमत है कि मुल्तान माँ बजन्नत आला बराबर अस्त आहिस्ता पा बने कि मलक सजदा में कुनद पदन जय ना डिठा मुल्तान ना हिंदू ना मुसलमान और आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सब का पिदर तो मुल्तान की अजमत पहचान है पूरी कायनात दे विच पूरी दुनिया दे विच आखिर हजरत दाता गंज बख्श सिंह 1000 साल पहले क्यों आख्या कि लाहौर यकियास मजाफात मुल्तान भाई उन्हें तो लाहौर कुछ ही कहना है वो तो मजाफात है मुल्तान ही सारा कुछ है ना तो असा मुल्तान को और खास तौर पर जरे भी सियासतदान सियासत के लोग हैं वो ताकत का मुजाहरा करें जुर्रत का मुजाहरा करें वसेब की गाल करें वसेब के हकूक की गाल करें और सराकिस्तान की गाल करें सूबे की गाल करें जब तक सूबा नहीं बढ़ता सारे मसले हल नहीं थींदे पता नहीं ना घर उन्हें लाहौर बढ़वा के देन तो वही सारों को झूं पवा देन लाहौर लाहौर है भी ठीक है लाहौर लाहौर है लख वारी लाहौर होवे तरक्की करे सबको खुशी है लेकिन मकसद है कि जरा ना जेडी सारी महरूमियां हैं या इत्थां दे लोगों दी जेडी मुश्किलात हैं उन्हें कोई थई सुना वने उन्हें कोई थई हल कीता वने तरक्की मिलनी चाहिए सारे मुल्क दे खास तौर पे महरूम ते पसमानदा इलाके भावे जिथा भी हैं सबको तरक्की मिलनी चाहिए हुण जरा जिक्र थे थल दा और रोही दा उथा जमीनां तो वंडिया वेंदियां पेन लेकिन हक नहीं मिलते लोगों को जीवन का मकसद है कि बुनियादी इंसानी सहूलतां कहनी तालीम रोजगार सेहत सही देखो कि पिछले दिहां जिले असां एक इशू ते भी गाल कीती है कि बलोचिस्तान विच मजदूरां को कत्ल किया गया एक वाकया बड़ा अजीब जिहा देखो ना आईडी मजदूरां दा क्या कसूर है इत्थों अपने रोजगार दे सिलसिले अपनी फैमिली को सपोर्ट करन दे नीयत नाल इथों निकलदे लेकिन उन्हां को क्या पता होंदे कि साको अगू जड़ा कत्ल की वेसों या सारे पीछे साको जड़ा ना देखो कि भाई क्या मकसद है कि सराकी वसेब सोमालिया
क्या अफ्रीका है, क्या इतना अनाज पैदा नहीं नहीं क्यों हकारत दी नजर ना लिठा वेंदे क्योंकि जाहिर ॻाल्हि है तमाम हाँ अच्छा लेकिन देखो जितना पूरी दुनिया दे विच असूल है कि जिथा खाम माल होवे जिथा अपराधी कुवत होवे इंडस्ट्री उथा लो लेकिन ई वसेब दे विच इंडस्ट्री नहीं लती वेंदी ई वसेब को तरक्की नहीं दी वेंदी जंहिंजी वजह तू और नौजवान असांजे रोज़गार वास्ते बाहर वेंदा और उथा वञते पंजाब दे नां ते कत्ल थी वेंदा अच्छा ये भी बड़ा अच्छा थे कि जो है ना इन टाइम जो निगरान सेट विच मोहसिन नकवी साहब ने जितना इन टाइम हॉस्पिटल्स दे हवाले नाल असा देखूं और जितना वो मुल्तान आंदे ये सारे वास्ते बड़ी अच्छी गल है कि कोई वजीर आला बार-बार जड़ा ना 10 साल तो सारा मुल्तान कार्डियोलॉजी दा मसला लटकिया होया है 10 साल तो और कार्डियोलॉजी दा क्याम इथा एक बहुत बड़ी नेमत तो कम ना है और इतना देखो कि भी न सिर्फ बलूचिस्तान पूरा सिंध और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा देरा इस्माइल खान टांक और बहुत सारे इलाके और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत चंगा काम किए कि जरा रुकिया होया है कि ज़ेरे अल्तवा मनसूबा है मुल्तान कार्डियोलॉजी का फौरन फंड्स रिलीज किए फौरन उनकी तकमील करिए और वो हुण मकसद है कि फंक्शनल थी गए तो इतने सारे लोग इन्हें बिल्कुल इस टाइम तो अगर हम बात करें ना सेहत के हवाले से एजुकेशन के हवाले से कितने हमारे मसाइल हैं यहाँ के पानी के हवाले हाँ, बिल्कुल वही ना तो हमारे लिए तो इतनी तमाम मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कि पूरी तरीके से जो है ना तमाम लोग जो है एक तो बेरोजगारी महंगाई इन्होंने ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं तो फिर लोगों के लिए आगे अगर आसानियाँ नहीं होगी सेहत के हवाले से हमारे कितने मसाइल हैं बच्चे हमारे कितने बीमार हो रहे हैं पानी का यहाँ कितना बड़ा मसला है सीवरेज का शदीद अभी तो हम देख रहे हैं कि कितनी ऐसी बीमारियां आ गई हैं पेट के हवाले से जो कि आपको पता ही नहीं है और मेडिसिन के हवाले से भी हमेशा हमें ये रहता है कि अभी जितनी शॉर्टेज हुई हुई है मेडिसिन के हवाले से लोगों को और मुश्किलात हैं इस टाइम अच्छा इसके साथ महकमा औकाफ की जिस तरह धरेजा साहब बात कर रहे थे वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं महकमा औकाफ की तरफ से क्या क्या तैयारियां हुई हैं उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं कितना पार्टिसिपेट किया है क्योंकि हमेशा हम इस महकमे की जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लॉ एक आपको नजर आता है इस महकमे के हवाले से बिल्कुल महकमा औकाफ की जिम्मेदारी होती है जितने भी उर्स होते हैं दरगाह पर ज़ायरीन आती हैं उनकी तमाम रिहाइश का पानी का इंतज़ाम सब कुछ उनके ज़िम्मे होता है लेकिन असल में जो मेन मसला है वो बजट का है बजट जब मेरी उनसे बात होती है उनके आला हुकाम से उनका यही कहना होता है कि हमें बजट इतना दिया गया है तो इस बजट में हम जितना मैनेज कर सकते हैं वही किया है तो औकाफ की भी कोशिश होती है पूरी के जो अपने ज़ायरीन के लिए इंतजाम किए जैसे भी दरिया साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो ऊपर दरगाह है उसके ऊपर प्रॉपर एक जो है ना जैसे कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा जाए कि ज़ायरीन जो है कॉलेजों में जाते हैं वहाँ तालीम के हवाले से फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 दिन 4 दिन जो छुट्टी होती है उससे बड़ा हर्ज होता है पढ़ने वाले बच्चों का तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अलग से जो है ज़ायरीन के लिए कॉम्प्लेक्स या कोई ऊपर जैसे औकाफ की जितनी बिल्डिंग है अब किले पर देख लें काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो मेरा ख्याल है 1000-2000 लोग तो आराम से वहाँ पर रिहाइश की जा सकती है तो औकाफ को ये कुछ फ्लाज हैं मैं समझता हूँ कि इस पर काम करना चाहिए औकाफ को ताकि जो है ज़ायरीन को भी परेशानी ना हो जो हमारे मुल्तान के शहरी हैं ज़ायरीन कितने आपको उसमें आए हैं समय कि वो सेटिस्फाई हैं इस इंतजामात से और उर्स पे आए हुए हैं उनको उनसे बातचीत हुई आपकी जी अब बिल्कुल देखें ज़ायरीन से जब मैं जाकर फील्ड में बात की तो बेसिकली ये ज़ायरीन आए होते हैं अंदरूनी सिंध से ज़्यादा होते हैं मोस्टली जो है जनूबी पंजाब के इलाकों से आते हैं तो वो उनके लिए सिर्फ अपने बुजुर्गान दीन के लिए जो सब कुछ लुटा कर आए होते हैं यकीन करें कि कुछ लोग तो मैंने ऐसे मुलाकात हुई कि जो अपने घर की गायें बेच कर जो है इस उर्स में शरीक के लिए अकीदतमंदी के लिए जो आते हैं तो उनके लिए जो वो कहते हैं कि हमें सड़क पर भी सोना पड़ा हर लोगों का अपना अकीदा होता है एहतराम होता है और उसको लेकर चलते हैं मैं देखो नादर मजहर सिंह की गाल को गुदे टुरे सा कि जेरे लोग ज़ायरीन आंदे कितनी अकीदतमंद होंदे कि वो माल बेचते आंदे कोई बकरी बेचते आंदे कोई गांव बेचते आंदे मसाइल इन पे अच्छा दरीजा साहब बहुत शुक्रिया तुसा इतना सारे प्रोग्राम में तशरीफ गिन के ते नाल जड़ा ना काफी सूबे दे हवाले नाल गाल भी डिटेल नाल थी और इसके साथ ही नादिर आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे वेलकम बैक नाज़रीन रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं जी उसामा बशीर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं वेलकम करते हैं अपने शो में आपको
अच्छा सर, उसामा से हम आज बात करेंगे इस टाइम जब हमेशा हम बात करते हैं कि एजुकेशन के हवाले से क्या काम हो रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या काम हो रहा है। स्पेशली हमारे बच्चे जो हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, उनके करियर के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। इस टाइम हमारे यहाँ पर एजुकेशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन पर हम जो है वो आज बात करेंगे डिटेल से। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बाकायदा जी। उसामा, सबसे पहले तो आपके एक तो जर्नी आपकी जिस तरह रही एजुकेशन के हवाले से वो आपसे जानेंगे, फिर उसके बाद हम एजुकेशन के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू जी कि मैं डील करता हूँ आजकल पंजाब कॉलेजेस के साथ पिछले 16 साल से, और एज ए लेक्चर स्टार्ट किया और फिर डिफरेंट स्टेप्स को अबूर करता हुआ पहुँचा। आज रीजनल हेड हूँ मैं, और साउथ के मुल्तान एंड डीजी खान डिवीजन को ओवरऑल देख रहा हूँ। 18 सिटीज़ हैं जिनको सुपरवाइज़ करता हूँ। एंड चैलेंजेस की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन को इस वक्त जो मेजर चैलेंज है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो टू स्टार्ट विद कि हमारा जो बजट है, अगर आप 23 का बजट देखें, हाँ, तो 1.7% ऑफ आवर जीडीपी था। अगर आप उसको बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें तो बांग्लादेश में 11% था। सो हमारा बजट रीजन का लोएस्ट बजट था। सबसे मेजर चैलेंज जो इस वक्त एजुकेशन को फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो रिसोर्स एलोकेशन है। गवर्नमेंट साइड से जो रिसोर्स उसको एलोकेट किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दे आर नॉट सफिशिएंट। एंड वो अगर आप कंपैरिजन में एशिया रीजन की भी अगर हम बात करें तो हम लोएस्ट रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखूं तो जो हमारा मेजर चैलेंज है जो एजुकेशन को फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे तकरीबन स्कूलों से बाहर हैं, और इट इज़ अ बिग नंबर। और उस 2.5 करोड़ में ज़्यादा तादाद, जो यूएन रिपोर्ट है, ये यूएन कहता है कि मेजॉरिटी जो है वो दे आर गर्ल्स। तो फीमेल एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम पाकिस्तान में देखें, स्पेशली बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो 78% गर्ल्स जो हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल्स। इसी तरह से सिंध में 52% गर्ल्स जो हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल्स। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे असातिज़ा की बहुत सी खाली असामियाँ, 1.5 लाख के करीब असातिज़ा की खाली असामियाँ हैं जिनको पिछले बहुत सारे अरसे में पुर नहीं किया गया। चौथे नंबर पे अगर हम इसको प्रायोरिटाइज करते हुए देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे स्कूल्स मौजूद हैं या कॉलेजेस मौजूद हैं, तो क्या उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स नहीं है, स्कूल्स के अंदर चार दीवारी नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें छत का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें एक और बड़ा इशू, तो ये तो स्कूल एजुकेशन है ना। अगर आप यूनिवर्सिटी साइड पे जाएं तो आज भी 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे परमानेंट वाइस चांसलर ही नहीं है। और आपको पता है कि इतने वाइस चांसलर ना हो तो यूनिवर्सिटी का बहुत सारा बजट जो है वो आप स्पेंड ही नहीं कर सकते। वो सिर्फ परमानेंट वाइस चांसलर के होते हुए स्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, ये सारे तो चलें हम एक तरफ रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डेडिकेटेड इस तरह से नहीं है कि वो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहा। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेंगी ड्यूटी भी करनी है, उसको इलेक्शन ड्यूटी भी करनी है, उसको मरदमशुमारी भी करनी है। सो जब तक एक डेडिकेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसका काम सिर्फ क्वालिटी को चेक करना हो, बिल्कुल ऐसे, उस वक्त तक हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। सो मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसा काम जो कोई और करने को तैयार नहीं होता वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया जाता है। जिसकी वजह से उनका बहुत सारा वक्त भी और उनके रिसोर्सेज भी ऐसी चीज़ों पर यूटिलाइज होते हैं जिनका ताल्लुक क्वालिटी एजुकेशन से नहीं है। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दो क्या इन प्राइवेट एजुकेशन, लेकिन चूंकि ये सारा हमारा कंसर्न, सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर हम देखेंगे पाकिस्तान में, और बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें समझना है कि डेडिकेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जो सिर्फ प्योरली एजुकेशन को देखे और उसके पास करने को बाकी काम नहीं है। एक बड़ा मजे का फैक्ट आपको बताऊं कि 1960 में जो स्कूल्स या कॉलेजेस को रजिस्टर करने के लिए परफॉर्मर्स होते थे, 2023 में भी वही परफॉर्मर्स हैं। सही बात है। और आप इमेजिन करें कि आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई यार्ड स्टिक की डिटरमिन नहीं कर सका। आप क्वालिटी एजुकेशन की, मैं और आप हम सब हर जगह बात कर रहे होते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं और कौन से इदारे पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सो देयर इज नो यार्ड स्टिक किसी भी कॉलेज को रजिस्टर करते हुए या एफिलिएट करते हुए। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है, और ये मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। स्कूल एजुकेशन की बात भी कर रहा हूँ, कॉलेज एजुकेशन की बात भी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात भी कर रहा हूँ कि हमारे पास जो यार्ड स्टिक्स हैं वो कमरे कितने हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, वो छत है या नहीं, वो कंप्यूटर कितने,
क्वालिटी टेस्ट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि दीज आर फ्यू चैलेंजेस जो इस वक्त पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम फेस अच्छा, आप क्या समझते हैं? चैलेंजेस तो हैं, हम बात भी करते हैं हमेशा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, भी बजट की जिस तरह आपने बात की, मुझे वाकई हंसी आती है कि हमारे जिस तरह जब भी बजट आता है तो हम ये देखते हैं हमारा एजुकेशन और हमारा हेल्थ, हमारे इसके बजट इतने कम होते हैं कि हम लोग, मतलब हम लोगों के लिए सबसे बेसिक चीज़ें ही हमारी यही है, एजुकेशन। हम कहते हैं कि ओवरऑल हमने अपने एजुकेशन को आम करना है ताकि हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर अब सके। देखिए ना, हम वैसे नंबर में कम हो ना तो चलिए समझ आती है कि पाकिस्तान के जीडीपी के, लेकिन वो प्रोपोर्शन में भी कम होता है। ऐसे ही है। आई हैव टोल्ड यू कि लास्ट ईयर जो स्पेंड किया गया वो 1.7 था, इस साल के लिए जो प्लान किया गया दैट इज 2.8%। ठीक है, और इन कंपैरिजन आई हैव टोल्ड यू कि 11%, 12%, 14%, 15%, इवन के कंट्रीज 20% तक भी स्पेंड करते हैं अपने जीडीपी का। तो फिर हम so this shows the priority of the प्रायोरिटी नहीं है ना, हमारी शुरू से प्रायोरिटी ही नहीं है। फिर एजुकेशन को लेके हम कहते हैं जी हमारे आजकल के बच्चे हैं स्पेशली, हम उनमें देखते हैं कि उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों के अंदर, उस तरीके से तरबियत का फुकदान हमें नज़र आता है। फिर हमारे और बहुत सारे फ्लॉज हैं, बच्चों को ये नहीं समझ आती कि हमने एक्चुअली सब्जेक्ट्स क्या रखने हैं, या हमारा सिलेबस या हमारा निसाब। हमने कोई यार्ड स्टिक की डिटरमिन नहीं की हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि हम चेक कैसे करें कि अगर हम 10 स्कूल्स का या कॉलेजेस का यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यार्ड स्टिक क्या है, ये चेक करने के लिए हमारी तो आज भी यार्ड स्टिक मार्क्स हैं। ऐसे और मार्क्स कहीं पर भी दुनिया में यार्ड स्टिक नहीं है क्वालिटी टेस्ट का। अच्छा, प्रेशर है बच्चों के ऊपर, एक फुली प्रेशर है। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से अलग है, आपका मुआशरे का एक अलग होता है, फिर आपके टीचर्स हैं उनका एक डिफरेंट है, मतलब हर इदारे का एक बच्चों के ऊपर अभी देखते हैं। तो हमारे बच्चे आजकल के, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर हमारे जितने नौजवान हैं उनको भी अपने जहनी मसाइल अलग हैं। अच्छा, आपने डिग्री ले ली, आपने अच्छे मार्क्स भी ले लिए, आगे क्या करना है? यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस क्या है? तो हमने अभी तक अपनी एजुकेशन को कन्वेंशनल एजुकेशन के तौर पर ही लेके चल रहे हैं। दुनिया कन्वेंशनल से लेस कन्वेंशनल पे आ चुकी है। दुनिया लेबर मार्केट की डिमांड्स देख रही है क्या, और दुनिया लेबर मार्केट की डिमांड को देखते हुए उसको फिल करने के लिए स्टेप्स ले रही है। हम आज भी वही कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, आप देखिए ना, हम बड़ी बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान से बड़ा ब्रेन जो है वो बाहर जा रहा है, बट आप ये देखिए कि वो कौन लोग जा रहे हैं। आप आज भी किसी भी मुल्क की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आप देखें कि वो आपको कहेंगे कि आपको प्लम्बर आता हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप अलाइड हेल्थ फैसिलिटी हो। यस, क्योंकि वो लेबर मार्केट के गैप को वो ब्रिज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपके यहाँ ऐसा कोई भी प्रोग्राम डिवाइस नहीं किया जा रहा, आप कन्वेंशनल एजुकेशन पे इतना फोकस कर रहे हैं जो कि फ्यूचर की डिमांड नहीं है। देखिए, यूरोप ने साल 2023 को एक यूरोपियन स्किल्स ईयर के तौर पे मनाया इसी साल। ठीक है, सो नो, दुनिया फोकस कर रही है, मैंने आपको कहा कि ट्रेडिशनल से लेस ट्रेडिशनल। ठीक है, सो हम अभी तक उसी ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो किए जा रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि फ्यूचर की डिमांड, देखें कभी ये चीज़ें बड़ा प्रॉब्लम हुआ करती थी, आबादी बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। लेकिन आप देखें कि किस तरह से चाइना ने और इंडिया ने अपनी आबादी को अपना पोटेंशियल बना लिया ऐसे ही है, स्किल्ड लेबर के थ्रू। ठीक है, सो वही आबादी जो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बनी हुई है, वही चाइना और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। पढ़े लिखे हैं तो वो इस तरह के कोई काम में आरी महसूस ही नहीं करते कि हमने अच्छा ये छोटा सा काम है जिसको हम कर लेंगे तो क्या होगा। हमारे यहाँ तो यही बड़े टोल्ड यू कि ये आपको ग्रास रूट से लेके चलना पड़ेगा ना। अगर आप मास्टर्स करने के बाद उसको एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद उसको बताएंगे कि आपने ये करना है, तो उसके लिए मुश्किल है। हमारे यहाँ ये आपको स्कूल एजुकेशन से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, फिर उसको कॉलेज में, और फिर तो वोकेशनल एंड टेक्निकल साइड जो है वो हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी स्कूल एजुकेशन की। ठीक है, और हमने इसको अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी साइड पे भी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अच्छा, हमने इस चीज़ पे जोर लगाया हुआ है, सेमेस्टर की फीस बढ़ा दें, कॉलेज की फीस बढ़ा दें, स्कूलों की फीस बढ़ा दें। अच्छा, प्राइवेट एक सेक्टर है, फीस बढ़ाना कुछ इसलिए भी मैंने आपको बताया ना कि जरूरी है कि जब आप गवर्नमेंटल साइड से बजट ही एलोकेट नहीं करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ को जब हम ऑटोनोमस करते जाएंगे तो उनको अपने रिसोर्सेज को मीट करने के लिए सर्टेनली ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अब देखें ना, जितनी महंगाई है और जितना हम इसी पे बात करते हैं, हुकूमत ने कोई इस तरह का खास रिलीफ या बच्चों के लिए हम कहते हैं जी हर बच्चे का पढ़ना जो है वो उसका हक भी है उसको। अच्छा, इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है अगर हम इस पे काम करें।
देखो दुनिया ने ना हाइब्रिड एजुकेशन या ब्लेंडेड एजुकेशनल मॉडल अगर आप कहें या ऑनलाइन एजुकेशन कहें, कोविड ने ना हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी। हाँ ठीक। अब अच्छा बड़ी देर से हमें वो चीजें भी तो बड़ी देर से ऑलरेडी वो बाहर के ममालिक में काम हो रहा था। हाँ। लेकिन हमें बहुत सी चीज अब वक्त से देखिए सबक अगर नहीं लिया जाता ना तो फिर फिर नहीं हम तरक्की की तरफ जा सकते ना। सो हमें ये सिखाया कोविड ने कि एक ये तरीका भी हो सकता है जिसमें अब आपको अगर आप ब्लेंडेड मॉडल पे जा रहे हैं तो आपको फिजिकल क्लासरूम नहीं चाहिए। अगर आपका क्लासरूम में 50-60 की कैपेसिटी है तो आप ऑनलाइन जूम पे बैठे हुए अगर क्लास ले रहे हैं तो 2000 स्टूडेंट भी क्लास ले सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जीरो हो जाएगा, आपका टीचिंग कॉस्ट जनरली बहुत रिड्यूस हो जाएगी, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और आप किसी भी वक्त वो लेक्चर सुन सकते हैं जब भी आप फ्री हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपको जाने में और आने में जो वक्त लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी, वो नहीं लगेगी। सो दुनिया इस पे भी जा रही है और आप देखें कि बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा है या लिसन है, इवन बीबीसी, आप अगर आप बात करें मीडिया की तो बीबीसी ने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए हैं और उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो फिल्म मेकिंग के ऊपर या शॉर्ट फिल्म मेकिंग के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन। अच्छा, एक तो वो बिकॉज उनकी कॉस्ट बहुत कम है, इसकी वजह से उनकी फीसें बहुत कम है, ईजी है, सिंपल है एंड कन्वीनियंट है। तो हम इस तरह की चीज़ें भी अपने सिस्टम में अगर इनकॉर्पोरेट करें तो हम उन बहुत सारी बातों से बच सकते हैं या हम कम बजट के साथ ज़्यादा बेहतर फवायद ले सकते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ब्लेंडेड लर्निंग का कोई भी मॉडल ऐसा अभी तक प्राइवेट सेक्टर के अलावा हमें उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नज़र नहीं आती। तो एक दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस पर बड़ा काम किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमने इस पर बहुत काम किया। सही। लेकिन उसके अलावा अगर आप जनरली देखें तो हमारी अगर ऑक्सफोर्ड करा सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन करा सकती है, अगर सिडनी यूनिवर्सिटी करा सकती है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी करा सकती है ऑनलाइन कोर्सेज पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वाई नॉट BZU या वाई नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी या वाई नॉट अदर्स। लम्स ने इस पे थोड़ा काम किया है। अच्छा, वही है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड भी तो है ना, हम लोग ट्रेंड पे बड़ा चल पड़ते हैं। आई टोल्ड यू कि अगर आप आज इस वक्त इट इज नीड ऑफ द आवर, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो फिर मुश्किल है। अच्छा, अभी अमेज़न आ गया, फलाना आ गया, आपके चले एक अमेज़न आया, लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ई-कॉमर्स पे काम भी अभी भी हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये है कि थोड़ा सा मसले मसाइल स्टूडेंट्स को लेकर ये भी आ जाते हैं कि हर बंदा जो है वो इसी काम पर शामिल हो गया। अच्छा, लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स बना लिए डिफरेंट प्राइवेट, वो अपना एक रोजगार का सिलसिला बनाकर बैठ गए। मतलब ये किस्म का बहुत सारे नौजवानों के साथ उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने वाली बात है। आपको दिखाया कुछ जाता है, आपको पढ़ाया कुछ जाता है, आपको जब प्रैक्टिकल आप वर्क में आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता। अमेज़न की अगर बात करें तो यस, ड्यूरिंग कोविड चूंकि फिजिकल इंटरेक्शंस लिमिटेड थे तो उस वक्त एक सिनेरियो ये भी था कि अमेरिका में हर $2 जो स्पेंड हो रहे थे उनमें से $1.64 ऑनलाइन स्पेंड हो रहे थे। इट वाज टू मच, इट वाज टू मच। सो वाकई में एक वक्त तो था, लोगों ने कमाया, नो डाउट, लेकिन आज वो सिनेरियोज उस तरह से नहीं है। लेकिन सर्टेनली उस टेक्निक को आप थोड़ा मॉडिफाई करके देखिए, अगर आप चेंज नहीं ला रहे हैं ना और बदलते हुए सिनेरियो के साथ अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप पीछे रहते जाते हैं। सो हमारे सिनेरियो में बेसिकली ये है कि हम अडेप्टेबल नहीं है, हम इजीली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और इसी वजह से ये हुआ कि आज वो इदारे जो उनकी मशरूमिंग हुई और आज वो बिल्कुल फ्लॉप हुए बैठे। अच्छा, इसी महीने के स्किल्स कितना ज़रूरी है कि आजकल हम अपने बच्चों को जिस तरह, अब जदीद दौर है, अब देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब देखें यार ये एक चीज़ ऐसी आई है कि अब आपको हम देखते हैं कि यार समटाइम लोग डरे हुए हैं कि यार कहीं ये बंदों की जगह यही लोग आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि उसको पीछे उनकी जितनी मेहनत है, एफर्ट्स है, दुनिया कहाँ जा रही है, मतलब उन्होंने क्या से क्या चीज़ें बना ली हैं। लेट मी टेल यू फैक्ट जी कि यूनेस्को कहता है कि फ्यूचर एजुकेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और एक बड़ी मज़े की बात मैं करने लगा हूँ कि वो ये कहता है कि, और ये उनकी स्टडी ये कहती है यूनेस्को की, कि पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको सिर्फ AI दे सकता है। और उसकी एग्जांपल वो कुछ इस तरह से देते हैं कि अगर एक क्लासरूम में 50 डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो किसी सॉफ्टवेयर को वॉइस कमांड देते हैं, मैं उर्दू में देता हूँ, दूसरा सराइकी में देता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर कि वो 50 लैंग्वेजेस समझ के उनको अकॉर्डिंगली आंसर कर सके। बिल्कुल।
लेकिन एआई क्या करेगा कि अगर आप अंग्रेजी में कमांड दें, उर्दू में कमांड दें, पश्तो में कमांड दें, पंजाबी में कमांड दें, इंडियन में कमांड दें, हिंदी में कमांड दें, तो क्या वो एआई आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा? तो फ्यूचर एजुकेशन का एआई के साथ है, क्योंकि इतना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको क्लासरूम में टीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता। और इवन के आपके लिए शायद एक मजे की बात हो कि जापान में तो क्लासरूम्स में रोबोट्स आ चुके हैं, एंड इवन दे रोबोट्स आइडेंटिफाई कि वो स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस को चेक करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। मैंने उनके एक देखा चीन में ही, उन्होंने जो है एक सैलून में उन्होंने जनाब जो एक रिपोर्ट उन्होंने कर दिया, और वो बालों को जो है उसकी डाई कर रहा है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से काम। मतलब आप ये देखें कि मैं खुद हैरान हो गई कि अब आपको इंसानों की एक्सपीरियंस में फिर कोट अनकोट में कह रहा हूँ कि जो आपकी डिमांड है वो आपके लिए करेगा, जो मेरी डिमांड है वो मेरे लिए करेगा। दो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये अभी बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी इसने, लेकिन ये कभी भी ह्यूमंस की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, बट यस इसको इन एडिशन टू ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हम एआई की सपोर्ट लें तो इट इज वंडरफुल थिंग। एंड अगेन मैं फिर कहूँगा कि अगर हम अपने सिस्टम्स को देखें तो हमें एआई की इंटीग्रेशन किसी भी सिस्टम में एज सच नजर नहीं आती। अच्छा, फिर अभी हम जिस तरह कहते हैं कि अभी बच्चों को इसको कंप्यूटर के हवाले से जो है स्किल्स, अच्छा हमने इसको एक ऑप्शनल एक सब्जेक्ट के तौर पे रख लिया है। अच्छा, जिसको सीखना है वो कंप्यूटर सीख लेगा, वो इसको आगे स्किल्स में ले आएगा। जिसने नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा, वो नहीं। हालांकि इसको हमारे साथ जो है वो अटैच करना चाहिए था। आप यूँ समझ लें कि स्कूल लेवल से ही इसको साथ लेके चलना चाहिए और इसको लाजमी करार देना चाहिए, ताकि हर बच्चे को पता हो कि उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह करना है। मैंने तो आपको बताया ना कि एआई अब एआई पेन अभी जो ह्यूमन ने इन्वेंट की, आप देखें ना किस तरह से उसने ट्रांसफॉर्म कर दी चीज़ें, और फ्यूचर में बता दिया कि शायद मोबाइल फ़ोन्स अब हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्लासरूम्स में भी रोबोट्स आ गए। अच्छा, एक तीसरी चीज़ इस वक्त जो हो रही है, और पाकिस्तान में अगेन वी टेक दिस प्राइड कि हमने पहली दफ़ा डिजिटल बुक्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, सो अब वो कन्वेंशनल कंप्यूटर से भी मैंने कहा ना कि थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड चीज़ें हो गई हैं। सो डिजिटल बुक्स जो हैं दे प्रोवाइड यू एन एक्सपीरियंस के वो क्लासरूम आपके साथ आपके बैग में है, वो आप किसी भी वक्त अपनी कन्वीनियंट टाइम पे उसको खोलें, उसको QR कोड्स हैं, आप उसको स्कैन करें, और आप वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई लेक्चर को दोबारा सुनना चाहते हैं, और वो बड़े मिनिमम से डाटा में, उसके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी नहीं चाहिए। सो अगर हम अडेप्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे अगेन अपने सिस्टम के अंदर, तो वो मैंने आपको बता दिया कि UN कहता है, 2020 की एक रिपोर्ट थी, है तो थोड़ी पुरानी, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी अलार्मिंग सी बात कही थी, और उन्होंने रैंक किया था पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के वर्स्ट परफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम्स के दरमियान, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो इन्हीं चीज़ों को इनकॉर्पोरेट ना करने की वजह से ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। अच्छा, हमारे पिछले दिनों में शो किया तो वो भी एजुकेशन से उन्होंने भी बड़ी कि हमारे यहाँ चीज़ है, आप कर रहे हैं कि डॉक्टर्स हैं तो बस हमारे 3-4 पेशे हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया। लोगों की तवज्जो या पेरेंट्स की तवज्जो भी सिर्फ इसी बेस पे होती है कि बस इसी वजह से तो गैप क्रिएट हो गया ना। मैंने कहा लेबर मार्केट खाली होगी। अच्छा, जॉब्स नहीं है आपके उसमें, आगे जगह नहीं है, लेकिन हमने डॉक्टर्स बहुत सारे प्रोड्यूस कर दिए हैं। अच्छा, फिर हमने जो है इंजीनियर भी, लेकिन हम उनसे काम क्या ले रहे हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ें बड़ी हमारे लिए एक चैलेंज भी हैं इस टाइम के। लोग भी जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली नौजवान हैं, उनके लिए और मुश्किलात बढ़ गई हैं कि अगर हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं करेंगे तो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, और जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। देखिए, एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ अपने लिए चीज़ों का बंदोबस्त करता है, बल्कि वो बहुत सारे और लोगों के लिए रोजगार के मौके बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप, और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत डिमांड है। अगर डिमांड नहीं होती लेबर मार्केट की, तो मैंने आपको कहा कि आप देख लें आपके पासपोर्ट्स जितना पिछले 2-3 साल में प्रिंट हुए हैं, पिछले 70 साल में शायद प्रिंट नहीं हुए। हम आए दिन तो देख लेते हैं। अच्छा, इतने नौजवान ड्रेन हो रहा है और वहाँ पर उनकी जाके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में डिमांड है। आज आप ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक बच्चा जाके वेस्ट में या अमेरिका में परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकता है। जरूरत सिर्फ इस उम्र की है कि उसको चैनलाइज करें, यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी दें,
और हम अपनी एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करें। मैंने कहा ना ऑन जॉब ट्रेनिंग्स यहाँ पर अगर हम लॉन्च करें या अप्रेंटिसशिप का मॉडल हम यहाँ पर लॉन्च करें तो उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमें बल्कि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बड़ा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को लिंक करें एकेडेमिया के साथ। हमारा एक और प्रॉब्लम जो है, मेजर प्रॉब्लम और मेजर चैलेंज भी अगर हम दुनिया को देखें तो ये कि दुनिया में एजुकेशनल पॉलिसी इंडस्ट्री की डिमांड और नीड को देखते हुए बनती है। हाँ। हमारे पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे वो रीजनल चैम्बर्स हों, चाहे वो फेडरल चैम्बर हों या प्रोविंशियल चैम्बर हों, जहाँ पर एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री जो है वो मिल के चल रहे हैं। और इस हवाले से सर्टनली हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री से जब बात भी होती है तो पिछले दिनों भी हम मुल्तान चैम्बर के कुछ लोगों के साथ इकट्ठे थे, तो बात जब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप रेगुलर विजिट्स करें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, दो कि दे डूइंग इट और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको स्कूल लेवल पे चाहिए ताकि उसका एक माइंड बने। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से कि किस तरह उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है और स्टूडेंट्स के क्या। अच्छा, वैसे आप क्या देखते हैं कि अभी हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली उनको क्या क्या मसाइल हैं? एक तो हम देख रहे हैं कि हमारी एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, बच्चों के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मैडम एक तो मैं बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ में जो पोटेंशियल है आज की यूथ में वो बहुत ज़्यादा है। सो एक तो मैं उसको देख के बहुत होपफुल हूँ और मैं समझता हूँ कि जो चैलेंज है वो सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करने का है। सही। और वो शायद हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि हम उसको चैनलाइज करवाते और हम उसको स्ट्रीमलाइन करवाते। सो आज की यूथ में टैलेंट भी ज़्यादा है, वो पोटेंशियल भी ज़्यादा है और उसके पास चांसेस भी ज़्यादा हैं कि उस टैलेंट को एग्जिबिट करें। सही। देखिए आज से 20, 30, 40 साल पहले अगर कोई बच्चा गाना गाता था तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए कि वो एक ख़ास मुकाम तक पहुँचे। हाँ। आज वो सिंपली एक रिकॉर्ड करता है, एक अपनी वीडियो और उसको सोशल मीडिया पे डालता है, 10 लाख व्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे ये सोशल मीडिया के आने से बड़ा। अब आप ये देखिए ना कि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है ना कि वो उस अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सके। सो उस ऑप्शन को अब हमने बेसिकली, देखिए डायरेक्शन हमेशा स्टेट ने देनी होती है कि हमने चीज़ों को लेके किस तरफ जाना है। सो एजुकेशनल पॉलिसी तो हमेशा स्टेट की तरफ से आती है, ये कभी भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या कोई और सेक्टर, मदरसा सेक्टर, ये कभी भी एजुकेशनल पॉलिसी नहीं बनाते। सो पॉलिसी तो हमेशा स्टेट ने दी, तो उसको लेके किस तरफ जाना है, उसको चैनलाइज कैसे करना है, उससे हम एंड रिजल्ट क्या निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और रही भी है स्टेट की। और जो हम डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं वहाँ पर उसने अपना ये रोल प्ले भी किया। सो स्टूडेंट के अंदर आज पोटेंशियल बहुत है जी, और चैलेंज उसको सिर्फ यही है कि दे डोंट नो दैट हाउ टू चैनलाइज, और वो कोई मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं हुआ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने आज तक कोई ऐसे यार्ड स्टिक्स ही नहीं बनाए ना कि एजुकेशन सिस्टम क्या क्या कर रहा होगा तो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा। हम तो ये देख लेते हैं कि पोजीशंस किसकी ज़्यादा हैं, रिजल्ट्स किसके बेहतर हैं, कमरे किसके अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बेहतर है, कंप्यूटर सिस्टम्स किसके पास ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो जब तक हम ये यार्ड स्टिक्स ही डेवलप नहीं करेंगे तब तक, और सेंट्रलाइज्ड यार्ड स्टिक्स डेवलप नहीं होंगी जो सब इदारों पर यकसा तौर पर अप्लाई की जा सकें, तब तक हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते जी। हाँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस वक्त, मैं समझता हूँ। सही। अच्छा, क्योंकि फिर हमारी एक तो बात आती है ना हमेशा कि आपने जो है करियर के हवाले से, करियर काउंसलिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है, इस पे बात करते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ कॉल पे जो है डॉक्टर सादिया मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं जी, पैथोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सादिया, हम बात करेंगे लंग्स कैंसर के हवाले से, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? लंग कैंसर के बारे में पहली बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में जिस तरह से तंबाकू नोशी का इस्तेमाल किया जाता है वो ना ही दोनों पॉपुलेशन में, दही पॉपुलेशन है चाहे शहरी पॉपुलेशन है, तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो सबसे बड़ी वजह है लंग कैंसर की, फेफड़ों के कैंसर की। जी जी। तो तंबाकू नोशी और दूसरा जो हमारी माहौल आजकल जिस तरह से आलूदगी होती जा रही है, स्मोक है, उसकी वजह से जो है वो लंग कैंसर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। तो
जितना हम इसका करेंगे सदेबाब के भाई तंबाकू नोशी को कम करें, तब जो है इस पे हम काम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद फिर डायग्नोसिस के लिए कि भाई मरीज को पता चले कि उसको क्या चीज होती है, खांसी आती है, बलगम में खून आता है, तो फिर वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करे और अपना तशखीस के लिए दूसरे टेस्ट कराए। अच्छा, क्योंकि ये पूरा महीना जी 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 जी, लेकिन क्योंकि हमें सबसे पहले क्योंकि मास लेवल पे जो काम करने की जरूरत है आपके चैनल्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू, वो प्रिवेंशन है इसकी, कि कैंसर की प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं इसको। वही ना, कैंसर का जैसे ही नाम लिया जाता है ना तो बंदे के अंदर एक डर और एक खौफ होता है ना कैंसर एक ऐसी बीमारी के बारे में। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं कि कैंसर एक लाइलाज मर्ज है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जिस तरह जिद्दत आती जा रही है उसी तरह इलाज में भी जिद्दत आ रही है ना। अब कैंसर के हवाले से हम बात करें तो लोगों के दिल से ये डर और खौफ जो है ना वो खत्म भी करना होगा कि कैंसर एक लाइलाज नहीं है, कैंसर एक उसका हाँ उसको इसका इलाज किया जा सकता है, उसका इलाज कैंसर का इलाज मुमकिन है। अब कैंसर मैं मरीजों को कहती होती हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं रखी जिसका इलाज ना रखा हो ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो कैंसर का नाम सुन के लोग यही कहते हैं कि कैंसर है, लाइलाज है, वो आगे उसके ऊपर कोई काम नहीं करते। फिर जब वो ज्यादा स्टेज में चला जाता है फिर उस पे काम करना शुरू करते हैं कि अब हमारा डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, तब तक एडवांस स्टेज हो जाती है। जैसे ही सिम्टम्स मरीज को आते हैं उनको उसके डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए ताकि अगली स्टेज पे जो है उसका इलाज हो सके। अच्छा, क्योंकि ये पूरा मंथ जो है इसकी अवेयरनेस के हवाले से ये पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, इस हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि लोगों के लिए ना ये बड़ी बात है कि उनको उन तक अवेयरनेस पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि अच्छा कोई बीमारी भी हो ना, हम उसको बड़ा ऐसे लाइटर मोड पे हम चले जाते हैं कि अच्छा चलें कोई थोड़ी सी खांसी हो रही है तो अगर 1 महीना भी या 2 महीने वो चल रही है तो बस हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगी। खुद से भी सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे होते हैं, कभी डॉक्टर की मेडिसिन भी ले लेते हैं या नहीं लेते, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ चल रही होती हैं। अच्छा, फिर हम टेस्ट करवाने से घबराते हैं, सबसे बड़ी बात है यार टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे तो कोई इस तरह की बीमारी निकल आई तो बस और ज्यादा टेंशन ले लेंगे। हालांकि ये गलत है, टेस्ट कराने से तो बीमारी का पता चलता है, उसका इलाज होता है। लेकिन वही कि हमारी पॉपुलेशन में आप सही कह रही हैं कि हम लोग डरते हैं टेस्ट से कि टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे ही है। तो बात यही है कि पता चलेगा तो इलाज कराएंगे उसको, और टाइम पे इलाज कराएंगे, अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाएगा और उस पे ट्रीटमेंट उसकी कम होगी, उसकी जितनी उसको चाहे उसकी एक्सचेंज करनी है, अगर फेफड़ों में है उसकी सर्जरी होनी है वो छोटी होगी, कीमोथेरेपी होनी है उसके कम साइकिल होंगे, शुआएं लगनी है वो कम लगेंगी और पेशेंट के ठीक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगली स्टेज पे। अच्छा, लंग्स के हवाले से जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, क्या अलामात होती हैं, मतलब जिससे पता चलता है कि आपको जो है कोई इस तरह की बीमारी है, कैंसर के हवाले से सिम्टम्स जो हैं वो लाजमी जानना चाहूंगी। जी जी, सिम्टम्स जो हैं उनमें मरीजों को एक तो खांसी आती है, बलगम में खून आता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, दर्द होता है उनको, ठीक है, और वजन साथ में घटना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेम यही हमारे सिम्टम्स जो है ना टीबी के मरीजों में भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर लोग जो है बगैर तशखीस किए, बगैर उसका टेस्ट कराए टीबी की दवाइयाँ खाते रहते हैं 6 महीने, बाद में उनको पता चलता है कि टीबी तो थी ही नहीं क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं कराया था, तो इलाज ही गलत चला और फिर वो 6 महीने और डिले हो गया कैंसर का इलाज और कैंसर कहीं और पहुंच गया। तो इसीलिए जो है इसके सिम्टम्स को उसके साथ टीबी के साथ कंफ्यूज करके लोग या उस पे तवज्जो नहीं देते इतनी ज्यादा फेफड़ों के कैंसर पे। अच्छा, और ये थोड़ा खतरनाक भी होता है, जाहिर सी बात है, आपको सांस लेने में जितनी दुश्वारी होती है और आप जितने मसाइल का आपको सामना फिर आगे करना पड़ता है, जितना फर्स्ट स्टेज पे हो तो उसको आप काबू कर सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड पे जाएं तो वो फिर आपकी लास्ट में उसमें चली जाती है कि लोगों के लिए उतना ही मुश्किलात बढ़ जाती हैं और ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वही मैं कह रही हूँ कि अगली स्टेज पे मरीज के लिए भी आसानी है और डॉक्टर के लिए भी आसानी है कि उसमें कम इलाज करना है और जल्दी ठीक हो जाएगा उसका मरीज, उसके मरीज के ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे ही स्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो लंग का कैंसर तो बहुत जल्दी फैलता भी है,
फैल की, और जो है ना फिर हमें, और बातों का तो ऐसा होता है कि मरीज का होता फेफड़ों का कैंसर है, उसको किसी और जगह पे जिगर में पता चलता है कि जो है वो बनी हुई है गिल्टी, वहां पे टेस्ट किया तो पता चला कि वो जो ये पेशेंट पहले दवाई लेता रहा है टीबी के लिए या किसी और चीज के लिए, सांस के लिए, तो इसको लंग का कैंसर था जो अब यहाँ तक पहुंच चुका है। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है और इसकी जो तशखीस है, इसके हवाले से भी बताइएगा अभी, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस है तो आप इसका जो है किस तरह तशखीस कर सकते हैं इसकी, और फिर ट्रीटमेंट के हवाले से भी। जी, सबसे पहले तो एक्सरे किया जाता है इसके लिए, उसके अलावा जो है वो सीटी स्कैन है, आजकल सीटी स्कैन में जो है उसके जरिए जो है हमें पता चलता है कोई ट्यूमर है। तीसरा एक ब्रोंकोस्कोपी होती है जिसमें सांस की नाली के जरिए जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि अंदर कोई गिल्टी तो नहीं है, और उसी के जरिए सैंपल भी हो जाता है, ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं उसको, उसी के जरिए हो जाता है। और वो जो है इतना ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो ना परफॉर्म किया जा सकते। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी होती है और फिर वो चेक होने के लिए जाती है और उसमें कैंसर की मखसूस टाइप का पता चलता है। ठीक है, और फिर उस टाइप के मुताबिक जो उसका ट्रीटमेंट जो है वो फिर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं? मैसेज तो यही है कि तंबाकू नोशी इसको बिल्कुल जो है ना हम स्किप करें, उसमें हाँ जी क्विट करें। तंबाकू नोशी का जो है ना वो किसी तरह उसको खत्म करने में, उसको कम करने में हम किरदार अदा करें मीडिया के थ्रू। जी बिल्कुल। और दूसरा यही कि माहौल की जो आलूदगी है उसको हम कम करें। अगर कोई बंदा तंबाकू नोशी मतलब सिगरेट पी भी रहा है तो कम से कम अपने तक रखे, क्योंकि हम सारे पैसिव स्मोकर भी हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ आप बैठे के इर्द गिर्द के लोग भी मुतासिर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी वो इर्द गिर्द के लोग भी मुतासिर होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि हम इस अवेयरनेस मंथ है तो इस हवाले से हम ये डॉक्टर साहिबा को भी कॉल पे लिया कि ताकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैसेज भी जा सके कि वो किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं और इस तरह की जो हम कहते हैं ख़तरनाक बीमारियां हैं उनसे बच सकें। अच्छा, सिगरेट नोशी के हवाले से हमेशा, वैसे डॉक्टर आप भी हम इस हवाले से बात कर सकते हैं, एजुकेशनल से हमारे बच्चे आजकल जो है ड्रग्स के हवाले से हम देख रहे हैं, हाँ, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरह बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं और हमारे इदारों में भी ये चीज़ें हो रही हैं। रीजंस, पहले तो आप रीजंस आइडेंटिफाई करें ना कि स्टूडेंट को ड्रग कहाँ से मिलती है और क्यों मिलती है। सो पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा एक डाइसफंक्शनलिज्म जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है। एक वक्त में कानून बना था कि तालीमी इदारों के 500 के रेडियस में कोई भी टोबैको शॉप नहीं हो सकती और 18 ईयर्स से कम पे बच्चे को सिगरेट सेल नहीं की जा सकती। लेकिन आप देखें जाके जितनी आपको सो कॉल्ड ये खोखे और ये जो सिगरेट शॉप्स हैं, ये एजुकेशनल और वो कोई भी मतलब उनमें से कोई भी शॉप जो है जो टोबैको सेल कर रही है वो एक बाय लॉज को, गवर्नमेंट के बाय लॉज को एक है कि आपने कोई परमिशन ली और आपने अच्छा एक टाइम पे बड़ा उन्होंने सिगरेट को महंगा भी किया। अच्छा, शायद भी लोगों के लिए अच्छा लोगों ने उसका एक और रास्ता निकाल लिया। ये भी हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी आसान समझी जाती है, शॉर्टकट। इसमें मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात करें कि तालीमी इदारों को भी हम जो है ना वो किस तरह अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं ड्रग्स से, ड्रग्स फ्री। तो उसमें मैंने कहा ना कि दोनों रोल, मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इदारों का भी बड़ा, हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनको तो बड़ा उनको विजिलेंट रहना चाहिए। ऐसी कमेटीज जरूर बनाई जाएं। यूनिवर्सिटीज में क्या है, चले आज़ादी है, चले स्कूल्स में आपको थोड़ा सा बाउंड होता है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होता है। यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर होते हैं तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस कम हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट्स को भी लगता है यार हमारे लिए बड़ी आसानियां हो गई हैं। वहाँ पे भी मैंने कहा ना कि विजिलेंस कमेटीज और डिसिप्लिनरी कमेटीज के मैंडेट में ये शामिल किया जा सकता है कि वो स्टूडेंट को न सिर्फ सुपरवाइज करें, उनको उनके ऊपर चेक रखें, बल्कि उनकी काउंसलिंग भी करें। सो हमने बहुत सारे इदारों में लाइक कुछ प्राइवेट इदारों में ऐसा हमने करने की कोशिश की है कि वहाँ पे हमने साइकियाट्रिस्ट को एंगेज किया और हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट अगर किसी तरह इस तरह के मसले से दो चार है
तो हम उसको काउंसलिंग के थ्रू पहली स्टेज के ऊपर, और फिर उनके पेरेंट्स को एंगेज किया जा सकता है, जो कि मैं देखता हूँ कि शायद यूनिवर्सिटीज की सतह पर थोड़ा कम है। मुआशरे में अगर बेहतरी लानी है तो उसमें हर पर्सन को एंगेजमेंट, यस, एंगेजमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट, बिल्कुल उनको अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा और उसको पूरा करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे थे, तो कितनी जरूरी है? मैडम इतनी ज़रूरी है जितना एक शिप के ऊपर रडार होना। आप एक शिप को विदाउट रडार समंदर में छोड़ दें, हाँ। आप देखेंगे वो किधर पहुंचेगी। हाँ। ह्यूमन को अल्लाह ताला ने उससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात कहा जब इंसान को बनाया, और उसमें डिस्टिंक्शन कोई नहीं की कि वो काला अशरफुल मखलूक़ात है, ये गोरा अशरफुल मखलूक़ात है, सारे तमाम बराबर हैं। तो जो सोल इस दुनिया में आती है वो अशरफुल मखलूक़ात ही है। उसको विदाउट डायरेक्शन छोड़ना जो है ये इम्पॉसिबल था। और ये अगर हम इंसानी तारीख देखें तो जो सहीफ़े या इल्हामी किताबें भी आई उन्होंने उसकी ओरिएंटेशन की। अच्छा, उन ओरिएंटेशंस को इवन इस्लाम की भी अगर आप बात करें, बेहतरीन मज़हब होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ भी उसमें चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ साथ चेंज होने की कैपेसिटी रखती। सो जब हम इस्लामिक लॉ के सोर्सेज निकालते हैं तो कुरान और सुन्ना के बाद हमें इज्तिहाद और इजमा नज़र आता है। इसका मकसद ये है कि जब सर्कमस्टांसेस बदल रहे हों तो लोग मिलकर बैठें और वो प्लान करें कि अब क्या करना है। हाँ, डिराइव करें वो कुरान और सुन्ना से। इसी तरह से हमें करना था कि हमें अपने बच्चों को, और वो काउंसलिंग देनी थी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ, और ये वेरी करनी थी। 47 की डिमांड और थी, 60s की डिमांड और थी, 21st सेंचुरी की डिमांड और है, आज के दिन की डिमांड और। सो कीपिंग इन व्यू, और इसको शुरू स्कूल से करना था। थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो ठीक है हैं काउंसलिंग डेस्क हैं, कुछ कॉलेजेस में भी काउंसलिंग डेस्क हैं, लेकिन उसको स्कूल से शुरू नहीं किया गया। और स्कूल में कोशिश की जाती है और इंश्योर रादर ये किया जाता है कि तमाम बच्चे यकसा निसाब पढ़ें। तो डू यू थिंक कि हर स्टूडेंट, हमने पिछले दिनों कुछ मूव्स भी देखी गवर्नमेंटल भी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, दो कि ठीक है एक मिनिमम थ्रेश होल्ड होना चाहिए, एक मिनिमम लेवल होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी लिबर्टी भी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने में। हाँ। जो कि हम देखते हैं स्पेशली हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में, मैट्रिक में या मिडिल में, वो लिबर्टी नहीं है। हाँ। साहब हमें लिबर्टी नहीं देता कि हम अपनी मर्जी के कॉम्बिनेशंस ऑप्ट कर सकें। हमारे पास साइंस है या डिसाइड कर दिए गए हैं। अच्छा, आप उन 2-3 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई कॉम्बिनेशन फिलहाल नहीं ले सकते। दो इसके ऊपर अच्छा है, पिछले कुछ दिनों से एक डायलॉग जारी है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई फैसला हो जाए और स्टूडेंट को लिबर्टी दे दी जाए, हाँ, कि वो अपनी मर्जी का कॉम्बिनेशन बनाए, और उसका है जो भी उसके 1100 नंबर है, 1100 नंबर के सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी से ऑप्ट करें, और आगे उनको उसको जितने, और उस कॉम्बिनेशन को अगर वो बढ़ाना चाहे और मिनिमम 1100 है तो वो अगर 1300 सब्जेक्ट्स के पेपर देना चाहे तो 1300 के दे दे, 1500 के देना। अभी पिछले दिनों हमने ओ लेवल्स की वो स्टूडेंट देखी, वो यूके की, जिसने तकरीबन को 32 सब्जेक्ट्स से शायद जिनके पेपर्स दिए और उसने उसको A ग्रेड लिया। सो अगर हमारा स्टूडेंट भी 32 सब्जेक्ट्स के पेपर मैट्रिक में देना चाहे तो उसको लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या होगा कि उसको अगर आप टाइमली ऑप्शन दे देंगे तो आप उसको बेहतर अंदाज में लेके चल सकता है। अब एक स्टूडेंट ने अगर फ्यूचर में बायोलॉजी नहीं पढ़नी, हाँ, और उसने पढ़नी साइंस है, हाँ, और आप उसको फोर्स कर रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ने पे फोर्स कर रहे हैं, तो शायद उसके लिए फ्यूचर में मुश्किल हो जाए। वो थोड़ा सा, आज भी हमारे कितने लोग हैं जो शायद अपने जो वो चाहते थे वो बन नहीं सके। अच्छा, उनको मजबूर किया गया कि उसी पाथवे को फॉलो करें। आज भी हैं बच्चे, आज भी उसी प्रेशर में। अच्छा, फलां का बच्चा है इस तरह कर रहे हैं, आप क्यों नहीं? मैडम हमें आज के दिन में भी ना, हम चूंकि रोजाना की बेसिस पे हजारों स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा टारगेट दिया जाता है ना, थोड़ा सा फनी तो लगता है, लेकिन अगर हम अपने माशरे पे नजर डालें तो है यही कि तुम्हारी खाला का बेटा देखो क्या है। मिसालें हम दूसरों की देते हैं ना। सो हम ये भूल गए कि हमारे स्टूडेंट के लिए आज तो दुनिया एक स्टेज थी। हाँ। सो हम जिस ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं यहाँ पे उसकी वो अनलिमिटेड दुनिया में रह रहा है और अनलिमिटेड ऑप्शंस के साथ रह रहा है। ऐसे ही। और हम हर एक ही घर के 4 बच्चों को हम एक ही पैटर्न पर नहीं चला सकते। ऐसे ही। उनको सेम वालिदैन होने का मतलब या सेम फूड प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक जैसे होंगे, हाँ, रिजल्ट भी आपको वैसा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हमें इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा
और फिर अगेन उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए मॉडर्न सर्कमस्टांसेस के साथ उनके ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। उसमें उनको हमें लिबर्टी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद सुपरवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को उसको उसके साथ हम मांग करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम आर्ट्स की बात करते हैं, जब जैसे हम आर्ट्स का नाम लेते हैं ना तो फौरन कोई चाहे आप जॉब के लिए गए हुए हैं, चाहे आप घर में भी हैं, चाहे आप किसी रिश्तेदार दोस्तों के सामने या किसी के सामने गए, यार क्या तुमने आर्ट्स में तुमने क्या मतलब आर्ट्स को इतना अजीब समझा जाता है। हालांकि आर्ट्स में अगर हम देखें तो बहुत वैरायटी है, बहुत हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। HR एक जनरल पिछले दिनों में पढ़ रहा था और एक स्टडी मेरी नज़र से गुजरी एंड आई वाज अगेन अमेज्ड टू सी। HR एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है ना, तो आपकी जितनी मर्जी डिग्रीज हैं वो किसी काम की नहीं है। सो वो सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? वो सॉफ्ट स्किल्स है कम्युनिकेशन, वो सॉफ्ट स्किल्स है टीम ओरिएंटेशन, वो सॉफ्ट स्किल है मैनेजमेंट, वो सॉफ्ट स्किल है टीम मैनेजमेंट, वो सॉफ्ट स्किल है आइडिया बिल्डिंग, वो सॉफ्ट स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। सो ये आपको केमिस्ट्री पढ़ के तो नहीं आ सकती, सही बात, ये आपको फिजिक्स पढ़ के तो नहीं आ सकती। आप दुनिया के किसी भी सेटअप में चले जाएं और किसी भी HR एक्सपर्ट से पूछ लें कि आपको एक बेहतरीन ब्रेन हम देते हैं अच्छी डिग्री के साथ और अच्छे मार्क्स के साथ, लेकिन ही इज नॉट अ टीम ओरिएंटेड पर्सन। डू यू थिंक कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो सकता है? आंसर इज नो। ऐसे ही ठीक है। सो इस साइड को हम जितना निगलेक्ट करेंगे उतना इन द लॉन्ग रन माशरे का नुकसान है। और फिर वहीं से हम शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था कि अगर आप उसकी वेटेज देखें अपने मौजूदा निसाब के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि वो कहीं पर भी नहीं। हाँ। अच्छा, नंबरों स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं उनको। अच्छा, हमारे यहाँ तो रिसर्च वाला एक हम हमेशा बात करते हैं कि प्रैक्टिकल और रिसर्च पे हमारा उस तरीके से काम ही नहीं है, सिर्फ एक नंबरों की दौड़ है और हमने बच्चों को उसी चीज़ पे लगाया हुआ है, बस इतने मार्क्स ले आओ। एंड आई टोल्ड यू कि आप दुनिया के बेहतरीन HR एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप ले आए नंबर, अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे। सो इनको अगर आपने समझते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा कैरियर एंजॉय करें, चाहे वो जॉब साइड पे है या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो यू नीड टू हैव ऑल दी स्किल्स। आपको होना चाहिए, और वो सिर्फ साइंसेस से नहीं आती। हाँ बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस व्यूअर्स को भी और स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बच्चा है आज के दिन में वो टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा। सो जब तक उसको अंदाज़ा होता है कि उसका वक्त बहुत कीमती है, तब तक वो अपना वक्त गुजार चुका होता है। सो आपके पास जो इस वक्त सबसे बड़ा एसेट है वो आपका टाइम है। प्लीज़ अपने टाइम को वैल्यू करें और कोशिश करें कि उसको उन कामों में स्पेंड करें जिनसे आपका और आपके माशरे का फ़ायदा हो सके। सर बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।